तो हम जो है एक छात्र जो थे, हम अपने छात्र नेता के सामने कुछ अपनी मांग को रखते थे, वो हम नहीं रख पाते हैं, जो एकदम जो है तानाशाही सिस्टम आ गई है। युवा हैं, देना चाहिए, जागरूकता है, लेकिन फिर भी नहीं मन कर रहा है किसको दिया, क्योंकि योग्य नेता नहीं है, क्षेत्र में आता नहीं है। लेकिन कुछ विशेष पार्टियां हैं जिनके रामराज शुरू होता है मुसलमानों को गाली देने से, तो हम लोग ऐसे रामराज का वो नहीं है। गमे अफलास का बादल थमा हो तो कहो, किसी का दर्द कम हुआ हो तो कहो, झोपड़ियाँ तो कतराए शबनम को तरस जाती हैं और जो घटा उठती है महलों पे बरस जाती है। नमस्कार, बिहान संवाद की राम राज्य यात्रा अब पहुंच चुकी है इलाहाबाद में, और ये इलाहाबाद लोकसभा सीट है। वैसे इसका नाम अब प्रयागराज हो चुका है, लेकिन लोकसभा सीट के हिसाब से ये इलाहाबाद है। तो यहाँ पे कुछ एस्पिरेंट्स हैं जो यूपीएससी और पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, और हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि उनके पढ़ाई लिखाई में क्या संघर्ष है, उसके साथ साथ वो किन किन विधाओं की तैयारी में हैं, क्या क्या बनना चाहते हैं। उसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि राजनीति के विषय में वो क्या सोचते हैं, और ये जो लोकसभा चुनाव 2024 हो रहा है, इसमें प्रयागराज के लोग, इलाहाबाद के बच्चे क्या अपना मंतव्य रखते हैं, क्या सोचते हैं। तो शुरुआत करते हैं यहाँ से। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम हर्ष सिंह है। क्या तैयारी चल रही है? यूपीपीसीएस। यूपीपीसीएस जी। तो अभी क्या स्थिति है यहाँ पे? अभी तो ठीक ही ठाक है। ठीक है जी। कुछ जगह निकल रही हैं यूपीपीसीएस या? हाँ, निकल रही है, लेकिन ये पेपर लीक वगैरह जो है। आप लोगों में भी पेपर लीक हो रहा है? जी जी। तो ये कहीं ना कहीं रीज़न है, बहुत बड़ा रीज़न है। तो सरकार की असफलता तो है कहीं ना कहीं इसमें। आप मानते हैं सरकार की असफलता? जी बिल्कुल। आइए, आप भी आ जाइए। बिल्कुल मानते हैं। सरकार की असफलता है, पेपर लीक जो हो रहे हैं बार। जी, इसमें कोई कड़ाई नहीं कर रहे हैं, या कोई ऐसा कुछ आयोग की तरफ से भी गलती हो रही। तो उसके लिए थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तो आप कहाँ से हैं? यहाँ आसपास के इलाके से? मैं प्रतापगढ़ से हूँ बेसिकली। प्रतापगढ़? जी जी। तो वहाँ चुनाव हो गए? नहीं, अभी होना है। अभी होना है? हाँ। तो क्या हैं आपके प्रतापगढ़ के, क्या मुद्दे हैं इस बार के? प्रतापगढ़ के मुद्दे हैं, विकास के मुद्दे हैं, बहुत सारे हैं जो छोटे छोटे, लेकिन वो चीज़ इस 5 साल में नहीं हो पाया है। तो हम लोग बदलाव ज़रूर देखना चाहते हैं। चलिए, आपसे भी बात कर लें। क्या करते हैं आप यहाँ पे? हम सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं। तैयारी करते हैं। तो कितने साल हो गए तैयारी करते? लगभग 6-7 साल हो गए। 7 साल। एक आध बार अपीयर हुए? हाँ, पेयर हुए हैं। बिहार पीसीएस का मेंस लिखे हैं, उत्तर प्रदेश का भी लिखे हैं, तो यही सब तो है। और रही बात तो बेरोजगारी, नेता जो है आकर के कुछ कहते कुछ और हैं। नेताजी लोग जो हमारे बीच आते हैं, कहते कुछ और है, करते कुछ और हैं, बनने के बाद कुछ करते कुछ और हैं। तो हम लोग का मेन मुद्दा जो है कि विकास का मुद्दा होनी चाहिए, बेरोजगारी का मुद्दा होना चाहिए। बेरोजगारी को ख़त्म नहीं, जिसे अग्निवीर लाया गया है सरकार की तरफ से, ये महाअहियात चीज़ है। हमारे जो है ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे 4 बजे सुबह 4:30 बजे तक जग के जो दौड़ते थे, और वो जो है जाते थे सैनिक में, तो अपने घर की स्थिति को सही करते थे। जो सरकार ने वो अग्निवीर ला करके उनके सिस्टम को ख़त्म की। ये जो है सरकार की ये पॉलिसी हमको अच्छी नहीं लगी। और भी बेरोजगारी की आलम तो इस सरकार में बहुत है। 83% से लेकर 87% तक बेरोजगारी आ गई है इस सरकार में, और हम लोग क्या कहें। आप अभी किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते भी होंगे? नहीं, पढ़ाई पूरी हो चुकी है। पढ़ाई पूरी हो गई, तैयारी में। पर सुनते तो होंगे कि यूनिवर्सिटीज़ में क्या चल रहा है। जैसे आपकी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अभी फ़िलहाल क्या स्थिति है पढ़ाई लिखाई में, और वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन में क्या ऐसी चीज़? पहले जो थी वो चीज़ अब नहीं है। पहले पढ़ाई के क्षेत्र में ठीक ठाक था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। अब जो है, पहले जो है छात्र नेता का जो है भंग कर दिया गया, उस चुनाव भी नहीं, चुनाव में भंग कर दिया गया। तो हम जो है एक छात्र जो थे, हम अपने छात्र नेता के सामने कुछ अपनी मांग को रखते थे, वो हम नहीं रख पाते हैं, जो एकदम जो है तानाशाही सिस्टम आ गई है। तो उस तानाशाही को कम से जो है सरकार समझे, देखे कि हम अपनी मुद्दा किसके सामने रखेंगे। जब हमारी छात्र नेता नहीं रहेंगे तो हम किसके सामने वो रखेंगे। तो छात्र चुनाव जो है वो आपकी यूनिवर्सिटी में बंद क्यों हो गए? चुनाव गवर्नमेंट ने बंद कर दिए हैं, इसलिए बंद हो गए हैं। बाकी स्टूडेंट तो चाहता ही है कि वो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन तो चाहता ही है,
चुनाव हो, छात्र अपने मुद्दे रखेंगे। जब अपने मुद्दे रखेंगे, छात्र क्या करता है कि उनके बीच में सब हर कोई हर जगह नहीं पहुंच सकता ना, उनके बीच में कोई जो है जो लीड करेगा वो पहुंचेगा। और जब आप लीडर को ही दबा देंगे, लीडर को दबाने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? आप इलेक्शन बंद कर दीजिए। जब इलेक्शन बंद कर देंगे लीडर आएगा ही नहीं, जब लीडर नहीं आएगा तो आपकी बात उन तक नहीं पहुँचेगी। तो ये तो एक तरह से ये हो गया ना कि इनकी वॉइस दबा देना। तो एक छात्र संघ चुनाव का बंद करना तो एक बिल्कुल, छात्र अगर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं दे पाएगा तो देश की आगे राजनीति में कैसे पार्टिसिपेट करेगा? तो ये तो बिल्कुल गलत है। छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, यहीं नहीं हर जगह होने चाहिए। वहाँ से लोग सीखता है, कोई भी जब बच्चे यूनिवर्सिटी में घुसते हैं तो वो सीखते हैं कि अच्छा राजनीति ये होती है, राजनीति ऐसे होती है। जब स्कूल में बच्चा होता है वो राजनीति और राजनेताओं से खफा रहता है, लेकिन जब वो कॉलेज में पहुंचता है और देखता है कि यहाँ राजनीति होती है तो वो कुछ सीखता है। और जब सीखता है तो उसके मन में आती है कि भविष्य में हम भी चुनाव लड़ें। जब वो सीखेगा, वो जानेगा, वो पढ़ा लिखा हुआ लीडर जब बनेगा तभी तो देश का विकास होगा, अदरवाइज़ विकास कैसे हो पाएगा? तो आप अगर इन चीज़ों को बंद कर देंगे तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। और ये आपका न्यूज़ चैनल है राम राज्य यात्रा। राम राज्य का यात्रा हम करने निकले। राम राज्य का मतलब क्या होता है? राम राज्य का मतलब होता है ना कि एवरीबॉडी शुड बी हैप्पी इन द कंट्री। राम राज्य का मतलब ये होता है अगर कोई खुश नहीं है, वो क्यों खुश नहीं है? स्टूडेंट से आप पूछिए, हम स्टूडेंट हैं, यहाँ आप किसी से भी पूछिए वो खुश है? डे बाई डे सीट्स घटती जा रही हैं। पिछले 10 साल में आप देखें डे बाई डे की सीट्स घटती जा रही हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना हाई हो चुका है। तो ये सब क्या है? ये सब मुद्दे हैं। और हम अगर बात करने जाएं, अभी हाल ही में पेपर लीक हुआ, आरओ का लीक हुआ, ठीक है, पुलिस का लीक हुआ। पहले तो आयोग ने माना ही नहीं कि पेपर लीक हुआ है, ठीक है। अब जब लड़कों ने प्रदर्शन किया तो सरकार या आयोग लास्ट में मजबूर हो के बोली है। अगर मुझे नहीं लगता कि प्रदर्शन नहीं किए होते तो सरकार या आयोग नहीं मानती। ये सब क्या है? ये सब अगर होता रहेगा, ऐसे होता रहेगा, ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन नहीं होगा, हमारे जैसे लोग पढ़ते रहेंगे, मैरिट हाई होती रहेगी, और फिर एक समय बाद एक उम्र जब ढल जाएगी, लोगों के शादी ब्याह हो जाएंगे, तो फिर वो पढ़ाई छोड़ के किसी और फील्ड में घुस जाएगा। और वो जिस चीज़ के लिए वो पढ़ रहा है वो मिलेगा नहीं। और इंसान को अगर जिस चीज़ के लिए मेहनत कर रहा है वो ना मिले तो ज़िंदगी भर मलाल रहता है। ये बात अगर सरकार समझ ले तो बहुत अच्छी बात है हम सब के लिए। अच्छा, आप क्या करते हो यहाँ पे? हम हाँ, लाइब्रेरी हमारी। लाइब्रेरी है आपकी? तो यहाँ ये सब भैया लोग पढ़ने आते हैं? हाँ तो आप भी तो कुछ पढ़ते होगे? हाँ पढ़ते हैं। पढ़ते हैं। अभी किस क्लास में हैं? 6 में। तो क्या सोच रहे हैं आप? ये जो सब चल रहा है, भैया लोग बता रहे हैं पेपर लीक हो रहा है, तो ये पढ़ने का फिर कोई मतलब रह जाएगा? चलिए थोड़ा, हाँ, ये सब बहुत भैया लोग आ गए हैं, चलिए इनसे भी बात कर लेते हैं। हाँ, क्या है भैया आप लोगों के पढ़ाई लिखाई के क्या मुद्दे हैं? देखिए, और क्या सोचते हैं आप लोकसभा चुनाव 2024 के विषय में? हम लोग यही सोचते हैं कि जो प्रयागराज इस समय है, ये जहाँ आप हैं, ये राम राज नहीं है। ये राम राज पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। इसमें सभी छात्र परेशान हैं गरीबी से, मतलब महंगाई इतना ज़्यादा यहाँ हो गई है, नौकरी आ नहीं रही है। यहाँ 8-10 साल हर लड़का रह रहा है तब भी नौकरी नहीं मिल पा रही है। और यहाँ कमरा किराया कम से कम 5,000, जहाँ आप रहे हैं कटरा है, यहाँ मतलब किताबों की दुकान ज़्यादा, यहाँ लड़के रहते हैं ज़्यादा, यूनिवर्सिटी पास में भी है, तो यहाँ का रूम किराया जो है 5 से 6 हज़ार रुपये है। और छोटा सा रूम मिलता है, उसमें 2 लोग रहते हैं। और यहाँ का जो सामान मिलता है वो भी महंगा, तो हर जगह महंगाई है, मगर यहाँ ज़्यादा ही महंगाई है, इसलिए यहाँ बहुत ज़्यादा है। और 10 साल कम से कम रहेंगे तब भी नौकरी नहीं मिल पा रही है, नौकरी आ नहीं रही है। सरकार यही योगी सरकार दो बार से लगातार आ रही है, मोदी सरकार केंद्र में और राज्य में योगी सरकार, तो ये लोग नौकरी निकाल नहीं रहे, निकाल भी रहे हैं तो इसमें पेपर लीक हो जा रहा है। और पेपर लीक होने पे जो संघर्ष कर रहे हैं लड़के, उनको समस्या हो रही है। जो पेपर लीक करवा रहे हैं उनके लिए लोग छूट दिए हुए हैं। अब इसमें पीछे जा रहे हैं गरीब छात्र जो हैं, हम जैसे छात्र हैं, संघर्ष कर रहे हैं 10 सालों से। क्या नाम है? मेरा नाम विकास है। कितने साल से कर रहे हैं तैयारी? मैं तो यहाँ 7 साल से रह रहा हूँ। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र हूँ इस समय। अच्छा, तो क्या है विश्वविद्यालय की क्या स्थिति है अभी? विश्वविद्यालय में जब हम लोग पहले आए थे, जब बीए में हम लोग यहाँ आए थे करने, तो उस समय फीस 1,000 में हम लोग 1 साल बीए कर लेते थे। हॉस्टल फीस 12,000 रुपये थी। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि इस समय जब पिछले सालों से अब फीस 4,000 कर दी गई है बीए की 1 साल की, और हॉस्टल फीस 25,000 कर दिया गया। मेस का चार्ज अलग से कर दिया गया, बस रहने 25,000 लग रहा है। यहाँ इतनी महंगाई हो गई है यूनिवर्सिटी से लेके हॉस्टल में, सब में यहाँ रहना हम लोग के लिए मुश्किल हो गया है। अब मन कर रहा है घर चले जाएँ छोड़ के। तो कहाँ से हैं आप? मैं मिर्ज़ापुर से हूँ। मिर्ज़ापुर।
तो वहाँ कब वोटिंग कब होने वाली है? वहाँ पे 1 तारीख को वोटिंग होने वाली है और जो वहाँ के सांसद जी हैं अनुप्रिया पटेल जी हैं वो भी पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी हैं। यहाँ हाथ रहती ही नहीं, दिल्ली घूम घूम के रहती हैं, आएंगी फिर वहीं शहर से चली जाएंगी। हम लोग का जो गांव है, हम लोग का गंगा जी की मतलब किनारे पे गांव है। इसके पहले जो सरकार थी अखिलेश यादव की, तो उसमें समाजवादी जो लोहिया ग्राम सभा आता था उससे मेरे गाँव का विकास हो गया, वरना मेरा गाँव सबसे पिछड़ा गाँव था मतलब मिर्ज़ापुर का। और अब अनुप्रिया पटेल 10 सालों से हैं, वहाँ के जो विधायक हैं वो भी बीजेपी के हैं, वो भी कभी नहीं आते हैं। इसलिए हम लोग सरकार वहाँ से जो प्रत्याशी है रमेश बिंद है उन्हीं को वोट करेंगे ताकि सत्ता परिवर्तन। इस बार भी क्या अनुप्रिया पटेल वहाँ से लड़ रही हैं? हाँ, लगातार तीसरी बार टिकट मिला है बीजेपी से, गठबंधन है बीजेपी अपना दल और बीजेपी। हाँ, तो गठबंधन टिकट पाई है वो। हम लोग वहाँ परिवर्तन चाहेंगे। चलिए, तो बात ये होती है, बहुत सारी बेरोजगारी की बात हो रही है देश में, विपक्ष भी बार बार बेरोजगारी की बात कर रहा है, युवाओं से हम बात करते हैं वो भी बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। लेकिन चुनाव कहीं ना कहीं बेरोजगारी से मुड़कर धर्म के आधार पर चुनाव होने लगते हैं, लोग उस पर बात ना करके राष्ट्र को मजबूत करने लगते हैं। वजह क्या है असल में? वजह यही है सर, वोट बैंक राजनीति। जैसे जब आप पूर्वांचल की राजनीति देखेंगे तो जातीय समीकरण पाएंगे और धर्म को लेकर के लोग बहुत ज़्यादा मोराल उनका हाई होता है। जैसे कि जो आम लोग हैं, गांव के सज्जन लोग हैं, वो समझ नहीं पाते हैं शिक्षा का महत्व क्या है, जो वंचित हो गए हैं, या फिर ये कहिए जो एक एज अपनी क्राइटेरिया आगे जा चुके हैं, वो छात्रों की बात नहीं समझ पाते हैं। तो इसलिए उनके जीवन में मूलतः जाति धर्म और इन सब को लेकर के ज़्यादा वोट करने का नज़रिया उनका वो हो जाता है। तो मतलब मुद्दे आधारित चुनाव वहाँ से हट जाते हैं। जी बिल्कुल। और अगर आप छात्रों के बीच में आएंगे, उनकी अगर बात को सुनेंगे, तो आप यही पाएंगे कि सरकार ओवरऑल काम अच्छा है, मगर ये जो जॉब, जैसे जॉब रेलवे की जॉब ना निकालना, डिफेंस में जैसे मैं CDS की तैयारी कर रहा हूँ पिछले 1.5 साल से, तो CDS सेक्टर में अगर आप देखेंगे हायर अधिकारियों का पद, जैसे जो इंडियन आर्मी की उच्च अधिकारियों का पद है, लगभग 3 लाख पद खाली है, जो कि नहीं। और उसके बाद जो गांव वर्ग के मूलतः जो छोटे वर्ग के लड़के थे, जैसे कि जो सेना में एज ए सैनिक जाते थे, उनको लेकर के ये जैसे अग्निवीर योजना इनकी पूरी तरह से फ्लॉप है। अब ये रोज़गार कहेंगे कि क्या कहेंगे इसको, जो 4 साल का एक झुंझुना दे करके फिर उनको लक्ष्य से भी हटा दिया गया, रोज़गार से भी हटा दिया गया, वो आगे क्या ही कर पाएंगे। तो ये जो मुद्दे हैं रोजगार वाले, जो बेरोजगारी वाले और अग्निवीर वाले जो मुद्दे हैं, इस बार के चुनाव में असर डाल रहे हैं? बिल्कुल डाल रहे हैं सर। ये है कि भाजपा कहा नहीं जा सकता है, ज़मीनी स्तर पे आप देखेंगे, राजनीति को समझेंगे तो भाजपा बिल्कुल 5 साल आएगी, नो डाउट आएगी। मगर हाँ, सीटें जो ये दावा कर रहे हैं 400 सीटें, 400 प्लस सीटें, ये बेबुनियाद है। सीटें इनकी कहीं ना कहीं कम होंगी, सीटें कम होंगी। जी बिल्कुल। तो चलिए, भारत को अभी विश्व गुरु बनने से तो कोई रोक नहीं सकता है, बार बार बात भी हो रही है कि भारत विश्व गुरु हो गया है। आपके यहाँ की शिक्षा की जो हालत है, यूनिवर्सिटी की जो हालत है, वो ऐसा बता रहे हैं कि जो है पढ़ाई लिखाई में दिक्कतें हैं, तो कैसे बनेगा भारत विश्व गुरु? सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि मैं मतलब किसी एक राजनीति पार्टी के दृष्टिकोण से न बात कर रहा हूँ, ना ही मुझे, सब राजनीति पार्टी में कुछ अच्छाइयाँ हैं, कुछ बुराइयाँ हैं, और रोजगार को लेकर भी बात हो रही है। तो मैं मानता हूँ कि सरकारी नौकरी सबको नहीं दी जा सकती है, लेकिन उसका मैनेजमेंट किया जा सकता है। जैसे हमारे देश में कहते हैं ना कि सबसे बेहतरीन, अगर मतलब मैं UPSC की तैयारी करता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है, और उसके अगर क्वेश्चन देखेंगे आप, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या बढ़ती हुई जनसंख्या गरीबी का कारण है या गरीबी बढ़ती हुई जनसंख्या का कारण है। अगर देखेंगे तो दोनों रिलेट करता है एक दूसरे से। भाई अगर जनसंख्या पढ़ी लिखी नहीं होगी तो जाहिर सी बात है बहुत सारी चीज़ें हैं नहीं जानेगी, जनसंख्या बढ़ेगी। दूसरी बात, मैं चाहता हूँ कि जो भी नागरिक हों, हमारे देश की जनसंख्या चाइना के बाद भी पहले स्थान आ गया है, ठीक है, पहले दूसरे नंबर में था। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो थोड़ा इसको दो जी, मतलब जैसे क्या है कि छोटे से ही कोई भी भारत, मान लीजिए नवयुवक है, तो उसको 5-6 ज़रूरी चीज़ें दी जाए। सबसे पहले पोषण दिया जाए, फिर स्वास्थ्य को लेकर स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, स्किल दिया जाए। हमारे अभी भी अगर देखेंगे तो पाठ्यक्रम में वही सब चल रहा है। नई शिक्षा नीति आई है, लेकिन उसमें भी बहुत सारे ऐसे प्रावधान नहीं हैं कि क्यों हम छोटे से, मतलब प्राइमरी से ठीक है सब कुछ है, लेकिन व्यवसायीकरण की, मतलब उद्योगों से जोड़ा जाए बच्चों को। पर अभी स्किल ट्रेनिंग दी जा रही है, अभी प्लेसमेंट भी दिया जा रहा है, तो उसकी क्या ज़मीनी हकीकत क्या है? अब ज़मीनी हकीकत तो कुछ टाइम बाद पता चलेगा ना, इतना जल्दी तो सब कुछ नहीं चेंज हो जा सकता है। लेकिन
मेरे नज़रिए से सब ठीक है अपनी, मतलब मैं किसी पार्टी विशेष नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक अच्छा संवाद होना चाहिए। हमारी पार्लियामेंट को ही देख लीजिए, ना ही स्वस्थ बहस हो रही है, बहुत सारी बिल ऐसे हैं कि डायरेक्ट पास होते जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, इनको ध्यान देना चाहिए। तो क्या वजह क्या मानते हैं ये जो बिल एक तरफा पास हो रहे हैं, उस पर बहस नहीं होती? किसानों के लिए जो बिल आ गए उस पर भी बहस नहीं है, ऐसा विपक्ष बार बार आरोप लगा रहा था। तो ये जो एका चलो वाली बात हो रही है, अकेले ही चले जा रहे हैं, तो इसका कुछ असर है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारे लोकतंत्र की यही वो है कि वाद विवाद संवाद हो, और बस हो गया। मैं क्या ही मतलब टिप्पणी करूँ, मैं किसी राजनीति विषय में टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। चलिए, तो ये कम टिप्पणी करना चाह रहे हैं। अच्छा, आप लोग भी जुड़ गए हैं, आइए कुछ आप लोग भी बात करिए। आइए आप भी आइए। हाँ, विश्व गुरु पर पूछ रहे थे। हाँ, विश्व गुरु पर जो सवाल था मेरा। हाँ। कि भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ। विश्व गुरु बनता कैसे है? विश्व गुरु बनाने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इक्वलिटी, ये सब होनी चाहिए ना। शिक्षा पे आप बात करिए, शिक्षा कैसे बढ़ेगी? अगर एक गरीब का बच्चा कहाँ पढ़ेगा? गरीब का बच्चा केवी में तो नहीं जा पाएगा, या किसी भी ऐसे विद्यालय में नहीं जा पाएगा जहाँ की फ़ीस बहुत हाई होती है। तो उसके लिए बेसिक जो प्राइमरी एजुकेशन सेक्टर हैं उसको सही करना पड़ेगा। अब उसको सही करेंगे नहीं करेंगे तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। ये रही शिक्षा की बात। अब प्रथम NGO की रिपोर्ट देखिए कि 5वीं का बच्चा है दूसरी की किताब पढ़ रहा है, 8वीं का बच्चा है 5वीं की। तो ये कहीं ना कहीं तो लूप होल्स है ना, इसलिए वो नहीं कर पा रहा है। अब इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि बच्चे पढ़ने नहीं जा रहे हैं। बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल रहा है, टीचर नहीं मिल रहा है। रेशियो देखिए इतना गंदा है, जितने बच्चों पे एक टीचर होने चाहिए उसके 10 गुना बच्चों पे एक टीचर हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि प्राइमरी स्कूल के अगर सुधारना है तो आपको भर्ती करनी पड़ेगी टीचरों की, टीचर नंबर बढ़ाने पड़ेंगे। आप स्वास्थ्य का रेशियो देखें, स्वास्थ्य का रेशियो कहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा, WHO जो कहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 1000 इंसान पे एक डॉक्टर होना चाहिए। लेकिन इंडिया की कंडीशन आप जानते हैं क्या? इंडिया की कंडीशन एक डॉक्टर 3800 लोगों पे है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि मतलब जो 4 गुना पॉपुलेशन पे एक डॉक्टर है। अब अगर डॉक्टर आप नहीं बढ़ाएंगे, वैकेंसीज नहीं निकालेंगे तो स्वास्थ्य तो नहीं सुधरेगा। इक्वालिटी की बात करेंगे, इक्वालिटी कहाँ से आएगी जब आप रिलीजन और जाति के नाम पे बांटेंगे लोगों को? तो ये चीज़ें धर्मगुरु बनने से या बनेगा नहीं बनेगा, इसको बनाने के लिए हमें जो बेसिक चीज़ें हैं वो सुधारना पड़ेगा, अदरवाइज तो ऐसे नहीं बनेगा। बेसिक चीज़ों पे काम कम हो रहा है, बिल्कुल कम हो रहा है। और धर्मगुरु सिर्फ इकॉनमी बढ़ाने से नहीं बढ़ती। इकॉनमी बढ़ाने से एक आप छोटा सा एग्जांपल लीजिए कि एक परिवार में अगर एक आदमी कमाने वाला है और 10 आदमी खाने वाले हैं, और एक आदमी जो कमा रहा है उसकी इनकम को हटा दीजिए, तो फिर वो 9 आदमी कितना कमा रहे हैं उसको देखिए। तो सेम कंडीशन यहाँ है कि जो इंडिया की 2% पॉपुलेशन 58% वेल्थ लेके बैठी है, अगर सिर्फ आप 2% उनके वेल्थ को और उनको हटा दीजिए और फिर 98% लोग जो बचेंगे उनकी निकालिए पर कैपिटा इनकम क्या आती है। तो ग्लोबल हैप्पीनेस हमें देखना है। हमें ये नहीं देखना है कि हमारी इकॉनमी बढ़ गई या हमारा ये बढ़ गया। इकॉनमी तो बढ़ेगी जब कोई एक आदमी के पास धन है और उसका बढ़ेगा, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन आप सबके साथ ऑन पेपर जब करेंगे तो ये तो लगेगा ना कि हाँ बढ़ गई। लेकिन जो आदमी पहले जो इतना कमाता था आज भी उतना ही कमा रहा है, तो इकॉनमी बढ़ने से उसका जो लाइफस्टाइल है उसमें तो चेंज नहीं हुआ ना। तो इन चीज़ों पे बेसिक काम करना पड़ेगा। बाकी आप तो जान ही रहे हैं, पेपर लीक ये सब तो आज के टाइम पे आम मुद्दे हो चुके हैं। आम मुद्दे हो चुके हैं। तो ये पेपर लीक और ये सब चीज़ें आम मुद्दे हो चुके हैं। इस चुनाव में और युवाओं के क्या मुद्दे हैं? देखिए, चुनाव में युवा तो चाहता ही नौकरी उनको मिले, और पेपर जो लीक एक तो गंभीर समस्या है। और आदमी जो पढ़ रहा है, लिख रहा है, यहाँ पे दिन रात करके एक कर रहा है, आप वो योग्य नहीं है, लेकिन जो पैसा देकर उसको कर दिया जा रहा। जब अयोग्य लोग पदों पर बैठेंगे तो देश का विकास कैसे होगा? ये प्रश्न उठता है और ये युवा लोग पूछ रहे हैं कि आप देश का अगर विकास चाहते हैं तो योग्य लोगों को बैठाइए ना, जो पढ़ रहा है, सब कुछ जान रहा है, सब दिन रात करके उस पर पूरा बहस हो रहा है, बातों सीनियरों से बातचीत हो रही है कि इसका हल क्या निकले, क्या हो। और बाद में आप पेपर लीक और आपके ही जो विभाग में है बड़े पद पे अधिकारी लोग हैं, पैसे के लिए क्या क्या कर दे रहे हैं। तो ये समस्याएं हैं। तो ये जो समस्या पेपर लीक वाली है वो इसी सरकार बस में है कि इसके पहले की सरकारों में भी हुआ करती थी? जैसे अगर मध्य प्रदेश यहाँ की बात करें, उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ सपा भी सरकार में रही, बसपा भी सरकार में रही। आप तो 7-8 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो इसलिए मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि ये पेपर लीक का मसला जो है वो अभी का है
कि पहले से चला आ रहा है उत्तर प्रदेश में? नहीं, ये बहुत पहले से ही होते चले आ रहा है। मतलब जो है सपा सरकार में भी वही थी, इस सरकार में भी वही है। ये पता नहीं चल आगे चल के कब रुकेगी, ये भी पता नहीं चल रहा है। हाँ, ये चीज़ है कि कम तो हो गई है, लेकिन फिर भी इस पर ध्यान देना है। ध्यान जो है देना है इस पर। कम तो हुई है लेकिन ध्यान देना है इस पर। मतलब पहले से कम हो गई है। हाँ, पर फिर भी इस चुनावों में तो बहुत बड़ा एक मुद्दा बन गया। मुद्दा है, मेरा मेन है विकास की मुद्दा। विकास भी होनी चाहिए, क्योंकि नेता जो हमारे बीच आते हैं कहते कुछ और हैं, करते कुछ और है। वो चुनाव के समय आते हैं और चुनाव जब उनका हो जाता है, वोट खत्म हो जाता है, वो जाते हैं फिर अपने क्षेत्र को भूल जाते हैं। पहली बात तो ये मुद्दा है। दूसरी बात, सरकार जिस तरह से 5 वर्ष में अपना चुनाव अप टू डेट कराती है, उसी तरह से जो लड़के की भर्ती है, भर्ती सिस्टम भी अप टू डेट करे। कैलेंडर वाइज जारी कर दे कि इस डेट को प्री होगा, इस डेट को मेंस होगा, इस डेट को इंटरव्यू होगा और फाइनल सिलेक्शन इस डेट को हो जाएगा। तो इस तरह से हमें कैलेंडर वाइज चाहिए। कैलेंडर वाइज आप भर्ती कर दीजिए। हाँ, आप जो है 5 वर्ष में आपको जो है प्रक्रिया हो, वो तो फिक्स है कि 5 वर्ष में हमें चुनाव होगा ही होगा। तो हम सब बेरोजगारों के लिए, जो लड़के बेरोजगार हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, रात दिन पढ़ रहे हैं, उनके लिए आप कैलेंडर फिक्स कर दीजिए कि आपका जो है जो भी एग्ज़ाम है उसका कैलेंडर जारी कर दीजिए। उस हिसाब से लड़के अपना एग्ज़ाम देंगे, सिलेक्शन होगा, अपना जाएंगे, फिर अगला भर्ती आएगा, उसमें अपना लड़के काम करेंगे उसके लिए। तो चलिए, मेरा एक सवाल ये है कि राहुल गांधी ने अभी कुछ दिन पहले सैट का शायद उदाहरण दिया था उन्हें, अमेरिका के सैट का, कि वहाँ पे गोरे और काले लोगों के पेपर सेट करने का जो मसला है, और यहाँ पे उन्होंने इस चीज़ को संदर्भित किया था कि अगर यहाँ पे ST SC OBC पेपर बनाने लगे तो जो अपर क्लास के लोग पास होते हैं, वो इस तरीके का उनका जो मंतव्य था। आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं कि ये बात सही है कि अगर शेड्यूल कास्ट के लोग पेपर बनाना चालू कर दें तो अपर कास्ट के लोग पास होना बंद हो जाएंगे? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। ये अपनी अपनी बौद्धिक क्षमता के अनुसार लोग पास फेल होते हैं। पेपर कोई भी बनाए, कंपटीशन सबके लिए सेम रहता है। ये बेबुनियाद है। ये बात जी, आप इस पे क्या कहेंगे? बिल्कुल बेबुनियाद है। पेपर कोई भी बनाए, निकाल सिर्फ वही सकता है जो पढ़ा है। पेपर एक बनेगा, सबके लिए सेम रहेगा। वो फिर पेपर कोई बनाता है मैटर नहीं करता। वैसे भी अभी भी हमें नहीं पता पेपर कौन बनाता है। हमें जो पेपर आता है हम सब वही पेपर देते हैं, तो सबके लिए तो एग्ज़ाम सेम है, सेम कंपटीशन है, तो इस कोई मैटर ही नहीं करता कि पेपर कौन बना रहा है। चलिए, ये जो जातिगत भागीदारी की बात होती है, और चलिए आप इस पे बात कर लेते हैं। पेपर सेट करने वाले पे भी अगर कुछ कहना चाहें तो बताएं। पेपर सेट से कोई मतलब अगर ST SC कोई भी कर सकता है। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो प्रतिभाशाली होगा वो जाहिर सी बात है। पेपर बनाने का जो पैनल होता है जातिगत आधारित नहीं होता है, और इसका निर्धारण कोई जाति के आधार पर करेगा, शिक्षा का बंटवारा जाति के आधार पर करेगा, तो देश को गर्त में ले जाने की बात होगी। ये बहुत अशोभनीय बात होगी कि आप शिक्षा को भी धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे बांट रहे हैं। ये तो अपनी आप राजनीति सेकने की बात कर रहे हैं। और रही बात कि आप एजुकेशन सिस्टम को कैसे दुरुस्त करें, ये देश का दुर्भाग्य है जहां IPL जैसी संस्थाएं और चुनाव जैसी चीज़ें समय पे हो जा रही हैं, लेकिन युवाओं की अपेक्षाएं, उनकी परीक्षाओं को दरकिनार किया जा रहा है। 3-3 कार्यकाल हो जा रहे हैं, 15 साल का समय हो जा रहा है, लेकिन एक वैकेंसी पूरी हो रही है। मायावती के सरकार में 2011 में UPSI की वैकेंसी आई, पेपर अखिलेश के सरकार में हुआ, और ज्वाइनिंग योगी सरकार में हुई। आप इस पे शिक्षा को क्या कह सकते हैं? युवाओं का भविष्य क्या? आप एक तो उम्र की लिहाज कम किए हैं, उम्र का एक बाउंडेशन है, बाउंडेशन के साथ साथ आप उम्र के दायरे को भी नहीं बढ़ा रहे हैं और उन चीज़ों को नहीं लिया। लेकिन आप अपनी व्यवस्थाओं को तो करिए, किस बेस पे आप सेट करेंगे, कैसे आप करेंगे, आप उसका निर्धारण तय करिए और ये बताइए कि नहीं, हम इतने निश्चित समय में आपको हम वैकेंसी पूरा करेंगे। इस मुद्दे पे कोई नहीं बात कर रहा है। पूरा पॉलिटिक्स इस समय का जातिगत आधारित है, धर्म आधारित है और लोक लुभावने, रेवड़ी कल्चर पे आधारित है। कौन कितना किसको अच्छी चीज़ें दे के, बहला फुसला के अपने गड्ढे में गिरा लेता है, बस पूरी राजनीति इसी पे केंद्रित है। धन्यवाद सर। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कही। आप क्या अभी समझते हैं कि जो ये जातिगत भागीदारी की बात आती है और प्रतिनिधित्व की जो बात बार बार राहुल गांधी उठा रहे हैं, तो ये वोट बैंक की राजनीति है कि इसमें कुछ सच्चाई है? नहीं सर, सच्चाई भी ये है कि देखिए, जिसकी जितनी जो संख्या भारी होगी उसको इतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। अब संख्या जिसकी मान लीजिए 15% है, अब उसके जो मतलब पदों पे बैठे हुए हैं 90% वही लोग बैठे हुए हैं, तो जो जिनकी आबादी 90% है उनके लोग कहाँ जाएंगे?
उनके लोग के लिए तो अन्याय हो ही रहा है ना। इसीलिए जिसकी जिसकी संख्या भारी होगी उसी के हिसाब से उसको इतनी हिस्सेदारी मिले, चाहे वो सरकारें में हो, चाहे वो प्रशासनिक पदों में हो, चाहे वो अधिकारी वाले पदों में हो, संख्या के आधार पे मिले उनको। और संख्या के आधार पे सीटें आएंगी तो जो ज़्यादा मारामारी हुई है इससे कम होगा। कैसे कि अब जनरल वाले लोग, जैसे जनरल मतलब मैं भी जनरल में हूँ तो मैं जनरल वाले हूँ, ठीक। अब इसमें क्या है कि हम लोग का जो पद आ रहा है वो सीधे सीधे 50% हो जा रहा है, और जो अन्य में आ रहे हैं अब वो अन्य में 50 में सब हैं, उसमें OBC SC ST सब हैं। और इसमें जनरल वालों क्या हो रहा है, जनरल वालों को फ़ायदा हो रहा है, जितने से 10 लाख फार्म भरे हैं तो उनका, और मतलब 50,000 सीट है तो 25,000 उन्हीं का है। अब 10 लाख में 25,000 लोग फाइट, 10 लाख में 25 लोग का सीट हो गया है। और जो अन्य लोग हैं उसमें 20 लाख वो लोग फार्म डाल रहे हैं और सीट उनकी 25,000 है, तो कम्पिटिशन में ज़्यादा है। इसीलिए मैं यही मानता हूँ कि संख्या के आधार पर मिले, जब सीट आएंगी तो ये भी थोड़ा बहुत मतलब समाज में एक अच्छा हो जाएगा, संदेश जाएगा। चलिए, तो ये संख्या बल के आधार पर ये कह रहे हैं, आप इसमें कुछ जोड़ेंगे? बिल्कुल बिल्कुल जोड़ना चाहेंगे। जैसे बात चल रही है कास्ट बेस्ड सेंसस, मेन मुद्दा ये है कि हम कास्ट बेस्ड सेंसस कराएंगे और हम बताएंगे कितना। तो एक जो बेसिक आइडिया है जो हम लोग बहुत सारी रिपोर्ट्स में पढ़ते हैं कि 52% OBC है, 14% शेड्यूल कास्ट है, 8% शेड्यूल ट्राइब है, तो इनको काउंट कर लीजिए। 52% OBC, 8% ST हो गया, ये हो गया 60%, और 14% हो गया SC, तो ये हो गए 60 और 14 74%। इसका मतलब अराउंड 3/4 जो है वो SC ST OBC है। अब इसको देखिए, हमें या जो पढ़ते हैं उनको बेसिकली पता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं किसी ने रिपोर्ट में किए हैं। यही बातें, यही मुद्दे उठे हैं कि हम कास्ट बेस्ड सेंसस कराएंगे और हम कास्ट बेस्ड सेंसर करा के बताएंगे कि कौन सी किसकी जनगणना कितनी है। देखिए, एक ये तरीका है, एक पक्ष तो आप देखेंगे कि ये तरीका हो जाएगा कि हाँ ये कास्ट के, कुछ लोग कहेंगे ये कास्ट के बेस पे बंटवारे का तरीका है। एक दूसरा पक्ष ये है कि कास्ट के बेस पे कितनी जनसंख्या है वो भारत के लोगों को पता होना चाहिए। हमारे परिवार में कितने लोग हैं हमें जब नहीं पता रहेगा तो हम उनके बारे में कैसे सोचेंगे। तो ये दोनों तरीके से सोचना चाहिए कि एक तरीका तो ये है कि हाँ पता होना चाहिए, अब इस पे उसके आगे क्या होता है ये अलग मुद्दे होते हैं कि ये तो वो भी पॉसिबल नहीं है कि आप कास्ट के बेस पे रिक्रूटमेंट कर देंगे, नहीं पॉसिबल है। कहना नेताओं का अलग काम है, ये चुनावी मुद्दे होते हैं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। चलिए, तो ये बात तो और है कि जैसे कास्ट की जो बात हो रही थी, मैं आपसे करना चाहूँगा सवाल, आप अभी नए नए जुड़े हैं, तो ये जो कास्ट की बात हो रही थी कि कास्ट के आधार पर जो भागीदारी की बात है, तो ऐसे तो सवर्णों में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो गरीब होंगे और निचले पायदान में होंगे और मुख्य धारा से भी नहीं जुड़ पाए होंगे, तो आप क्या मानते हैं कि ये जातिगत आधार पर आरक्षण को होना चाहिए कि जो है आर्थिक आधार पर आरक्षण को होना चाहिए? इसमें भी समीक्षा होने की ज़रूरत है। देखिए, जो शिक्षित वर्ग है वो तो कह रहा है कि आप जो आरक्षण दीजिए वो आर्थिक आधार पर दीजिए, और ये सही भी है, ये सही है। जातिगत जो हर जाति का व्यक्ति कहीं ना कहीं अमीर होता है, ऐसा थोड़ी ना है कि मैं SC वर्ग का हूँ और मेरे पिताजी IAS हैं और मैं आरक्षण लेने का योग्य रखता हूँ, तो ये गलत तो है ही। अब ये समझ लीजिए कि हम सब समझ नहीं पा रहे हैं कि वोट किसको दिया है, योग्य नेता हम सबको नहीं। एक लोग धर्म की राजनीति कर रहे हैं, एक लोग सपा मतलब जात की राजनीति, और एक लोग तो है ही नहीं है, समझ लीजिए वो कुछ अपना ले ही नहीं पा रहे हैं, स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं कि टिकट दे रहे हैं, टिकट काट रहे हैं, दबाव पड़ रहा है कि आप खुल के तो आइए सामने, किसको वोट दिया जाए, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। अब ये समझ लीजिए हमारा क्षेत्र अम्बेडकर नगर है और 25 तारीख को चुनाव है, लेकिन हम सब क्या सोच रहे हैं कि जाए कि ना जाए, किसको वोट दिया जाए। युवा हैं, देना चाहिए, जागरूकता है, लेकिन फिर भी नहीं मन कर रहा है किसको दिया, क्योंकि योग्य नेता नहीं है, क्षेत्र में आता नहीं है, क्या है कैसे है कुछ पूछता नहीं है, तो ये सब चीज़ें दिमाग में चलता रहता है, तो आदमी सोचता है क्या जाए वोट देने, तो अयोग्य नेता बनेगा ही, क्या ही कहे। चलिए, तो ये जैसे अभी हमारी वर्तमान सरकार है वो कह रही है कि हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत तगड़ा विकास हो रहा है, रोड सड़कें बन रही हैं, पुल बन रही हैं, आप क्या मानते हैं विकास के क्या और मायने हैं कि यही इसी बस को हमें विकास मान लेना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जैसे इनके सरकार में जो नितिन गडकरी जी का काम है, जैसे रोड मंत्री, उनका काम वाकई सराहनीय है, मगर अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के बारे में अगर खासकर बतौर उत्तर प्रदेश को आप देखेंगे उठा के, तो सपा सरकार में काफ़ी काम हुआ है। जैसे महिला हेल्पलाइन नंबर हो गया, पुलिस कंट्रोल रूम हो गया हाईटेक, और एम्बुलेंस की सेवाएं हो गई, पुलिसिंग को उन्होंने रूट स्तर से बहुत अच्छा किया।
और रही बात जाति समीकरण की, तो हल्का फुल्का भेदभाव हर पार्टियां करती हैं अपने फ़ायदे के लिए, अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए। वो हल्का फुल्का जाति, और यूपी के पूर्वांचल में ऐसा कहावत भी है कि बिना जात की राजनीति आप कर ही नहीं सकते हैं। आप चाहे कितने भी अच्छे नेता हों, आपको राजनीति करना है तो जातीय दलदल में एक बार उतरना पड़ेगा। जी, तो जाति दलदल में तो उतरना पड़ेगा। तो एक सवाल हमारा आपसे है कि उत्तर प्रदेश में बहुत प्रचारित किया जाता है कि योगी आदित्यनाथ बहुत स्ट्रिक्ट जो है राजनेता हैं, बहुत तुरंत डिसीजन लेते हैं। ये जो बुलडोजर कल्चर आया है ये तो असंवैधानिक है ही, लेकिन ये क्या हमारे समाज के लिए सही है? देखिए, जो इससे लोग महिमा मंडित होते हैं, बहुत मतलब एक एक्साइटमेंट होता है कि योगी जी ने तुरंत एक्शन ले लिया, तो ये क्या हमारे समाज के लिए सही है? देखिए, किसी भी नया व्यवस्था को चलाने के लिए, चाहे सरकार को चलाने के लिए, दो चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है। या तो आप रूल को, या तो आप बहुत जागरूक हैं तब फॉलो करेंगे, या तो डर से फॉलो करेंगे। पिछली सरकारों में, चाहे वर्तमान सरकारों में, चाहे जब से भी देखा जाए इतिहास में, उत्तर प्रदेश का जो इतिहास रहा है उसमें बाहुबल का और वर्चस्व रहा है। उनका कब्जाना, ये करना, लूट खसोट पूरा अत्र। इस चीज़ को लागू करने के लिए, डर व्याप्त करने के लिए ये नीति अच्छी है, लेकिन दीर्घकालिक के लिए ये गड़बड़ है चीज़। इसलिए कि आपकी अभी सत्ता में है, अगली सत्ता आएगी तो आप जैसे कार्रवाई कर रहे हैं, अगली पार्टी भी आपको, ये द्वंद्व की स्थिति में पैदा होगी कि जैसे एक द्वेष पैदा हो गया कि नहीं आप मेरे पे किए हैं तो मैं आप पे करूँगा। ये राजनीति के लिए अच्छी बात नहीं है, और राजनीति ऐसे नहीं चलती है। आप कार्रवाई कर रहे हैं, ठीक है, उसका एक प्रोसीजर है, सब कुछ है, लेकिन कर रहे हैं। लेकिन हाँ, जो अवैध है उसके साथ करिए। आप ये कार्रवाई पेपर लीक वालों के साथ किए, बहुत अच्छा, ये सराहनीय है। जिसने पेपर आउट किया उसके साथ किए, बहुत अच्छा है। जो गलत कर रहे हैं, रेपिस्ट के साथ कर रहे हैं, अच्छा है। लेकिन जो एक कार्रवाई है उसको बाधित ना करिए। आप किसी चीज़ को स्टेटमेंट देने के लिए कह दे रहे हैं कि नहीं ये कार्रवाई अभी नहीं, तुरंत हो जाए, तो सरकार की अपनी नीति है, सरकार फॉलो कर रही है। सरकार, अगर न्यायालय भी अगर कुछ नहीं बोल रहा है तो इसका मतलब कि सरकार की मंशा सही है। जब हम लोग क्या बोल सकते हैं, न्यायालय अगर नहीं कोई टीका टिप्पणी कर रहा है, उसके ऊपर नहीं विचार व्यक्त कर रहा है, तो हम लोग बहुत छोटे स्तर के हैं। हम लोग तो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, अभी उस कार्यकाल में जाना है, सरकार में जाना है, तो हम लोग को अगर सरकार ये आदेश देगी तो सबको करना पड़ेगा। वो तो अधिकारी के ऊपर, ये विपक्षी पार्टियों का जा रहा है कि अधिकारी वर्ग, हमारी भी सरकार आएगी तो भाई आपकी भी सरकार आएगी तो वो भी वैसा ही करेगा जैसी आपकी नीति होगी। ये नीति आधारित है, जिसकी नीति जैसी उस आधार पे वो काम कर रहा है। चलिए, ये आप लोग जैसे पढ़ लिख के तो निश्चित रूप से ऑफिसर ही बनने के लिए पढ़ रहे हैं, तो ये जैसे इन्होंने बात भी ये उठा ही दी कि जो है हमारी सरकार आएगी तो हम आपको देख लेंगे। ये जो धमकी वाली बात हो रही है, बार बार विपक्ष भी ये बात कर रहा है, और हम ये भी आकलन कर रहे थे अभी कि जो पिछले यहाँ चुनाव थे, विधानसभा चुनाव, उसमें सपा बहुत मजबूत थी, लेकिन उसके नेता पहले ही ये सोच के और लोगों तक प्रचारित करने लगे कि हमारी सरकार आएगी तो हम तुमको देख लेंगे। तो इसका असर पड़ता होगा ना? जी, इसका असर तो ज़रूर पड़ता होगा। ये सब नहीं होना चाहिए। मेन मुद्दा जो है बेरोजगारी का है, जो लोगों के जो है सिस्टम का है, ये सब जो है हमारे अंदर आना ही नहीं चाहिए। जाति, मजहब, पंथ, ये सब नहीं। आज सबका काम करिए, सबका विकास करिए। मेन मुद्दा ये है। आप मेन कुछ मुद्दे को इधर उधर करके भटकाने वाली काम मत करिए। हम लोग का मेन यही मुद्दा है कि आप जो है समय से कोई चीज़ हो, जो रोजगार की, बेरोजगारी का आलम है। सोचिए 87% पहुँच गई है भारत में बेरोजगारी। लड़के पढ़ के क्या करेंगे जब उनको रोजगार ही नहीं मिलेगा? तो पढ़ के क्या करेंगे? पकौड़े तो सब तलेंगे नहीं, सब लड़के तो पकौड़े तलेंगे ही नहीं। मान लीजिए आप जो हैं, जैसे आप मान लीजिए एमए किए हैं, बीए किए हैं, LLB किए हुए हैं, और आपको कहा जाए कि नहीं आपकी योग्यता के हिसाब से आपको नौकरी नहीं मिलेगी, तो आप जाकर के पकौड़े तो तलेंगे ही नहीं। आपको तो योग्यता के हिसाब से नौकरी मिलना चाहिए, और वो चीज़ हमें मिल नहीं रही है। और जो है अब सोचिए, अभी पेपर का लीक का जो मामला हुआ है, अब पता नहीं चल रहा है कि उसका कब लोक आयोग जो है, लोक सेवा आयोग जो है, कब उसका कैलेंडर जारी करेगी, कब एग्ज़ाम कराएगी, ये पता भी नहीं चल रहा है। लगभग 3 महीने गुजर गए, 3 महीने लगभग गुजर गए, पता नहीं चल रहा है कि उसका कैलेंडर कब जारी करेगी। तो ये जो गुड गवर्नेंस वाली बात आती है कि गुड गवर्नेंस लाएंगे हम, तो हमारे आपके प्रदेश में और हमारे देश में गुड गवर्नेंस है? देखिए, गुड गवर्नेंस तो नहीं है, और हमारी जो मांगे हैं युवाओं की, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुविधाएं, बस यही। कोई भी सरकार आए, मुझसे कोई मतलब नहीं है। बस शिक्षा पे अगर ध्यान देगी तो जाति पात जैसी जो गंभीर समस्याएं हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। आदमी जो हम सब यहाँ से आप किसी से बात करेंगे तो जाति नाम का कुछ रह ही नहीं जाएगा। जहाँ शिक्षा है वहाँ जात नहीं है। तो आप सरकार शिक्षित, मतलब
आप फीस वृद्धि कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी में आप 4 गुना बढ़ा दे रहे हैं फीस। आदमी पढ़ लिख के कुछ शिक्षा को बढ़ावा ही नहीं, आप सिर्फ कह रहे हैं, तो ये चीज़ें गलत है। तो मैं किसी धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ लेकिन बात है आप शिक्षा और स्वास्थ्य, 2 चीज़ें अगर आप सुविधा और रोड, तो मेन चीज़ ये है और हमें कुछ नहीं चाहिए। चलिए, तो एक आखिरी सवाल से हम इस चर्चा को भी ख़त्म करेंगे। आप 2 साथी यहाँ पे जुड़े हुए हैं, चर्चा ही कर लेते हैं। आए थे, आप लोगों ने बुलाया था इसलिए हम आए। तो आप लोगों से इस लोकसभा चुनाव में शुरुआत हुई मंगलसूत्र मटन से, और अब जो है जो स्टेटमेंट आ रहे हैं, अब जगन्नाथपुरी से भी श्रेष्ठ जो है मोदी जी को बताया जा रहा है या उनसे भी बड़ा बताया जा रहा है। ये स्लिप ऑफ टंग है कि ये सोची समझी रणनीति है? नहीं, ऐसे भावुक होकर बोल देते हैं और बहुत पहले से बोलते रहे, पहले लगाम नहीं लगाया गया तो अचानक से थोड़ी लग पाएगा। तो एक ज़बान फिसलना भी है और पहले से सोच समझ के बोलना चाहिए, कोई भी बोले। तो ये सोची समझी रणनीति नहीं लगती? नहीं, रणनीति नहीं। कोई भी नेता बोलता है तो भावुक होकर कुछ भी बोल देता है, चाहे जो किसी भी पार्टी का हो, तो भावुक होकर कुछ भी बोल सकता है कोई भी। क्या नाम है आपका? प्रशांत तिवारी। तो प्रशांत जी ने कहा कि भावुक होकर बोल देता है। आप क्या सोचते हैं कि ये जो बात होती है, कहीं ना कहीं मंदिर बनाने की भी बात हो जाती है कि नेताओं के मंदिर बनने लगते हैं, वो किसी भी पार्टी के हों, और ये बात होने लगती है कि भगवान से ऊपर है, ये स्लिप ऑफ टंग है कि मैं ये पूछ रहा हूँ कि इसमें कुछ प्रोपेगेंडा राजनीति है? स्लिप ऑफ टंग भी है और इसमें प्रोपेगेंडा राजनीति भी है, क्योंकि अपने आप को ज़्यादा धार्मिकता दिखाने के चक्कर में ये सब किया जाता है। जहाँ तक देखा जाए तो जो हिंदुस्तान है, अपना भारत है, वो धर्मनिरपेक्ष है, लेकिन किसी भी राजनेता का इसका धार्मिक के तौर पे झुकाव होना नहीं चाहिए। आप देखिए राम मंदिर को लेके, राम मंदिर में आप देखेंगे तो डायरेक्ट केवल किसका झुकाव हो रहा है? प्रधानमंत्री का झुकाव देखने को मिल रहा है। अगर आप किसी मस्जिद में, अगर आप कभी इनको देखेंगे, कभी मस्जिद में कि कहीं मस्जिद का निर्माण हो रहा है या फिर वहाँ चले गए हों, ऐसा कोई बात हो, ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। इसीलिए ये एक प्रकार से धार्मिकता की ओर झुकाव करता है। और जहाँ तक राहुल और मोदी की बात करें तो पिछले 2 पंचवर्षीय में आपने देखा है कि विपक्ष उतना दमदार नहीं था, उतना तगड़े से नहीं था, लेकिन इस समय मीडिया धीरे धीरे जो है राहुल को पप्पू पप्पू कह के पापा बना दिया है, उसको पप्पू कह के पापा बना दिया। चलिए, इसी स्टेटमेंट के साथ ख़त्म भी करेंगे। तो ये राहुल गांधी जब पहले पप्पू हुआ करते थे, मीडिया भी पप्पू की बात करता था, अब पप्पू पापा बन गए हैं, ऐसा भाई साहब करें। आप क्या सोचते हैं इस पर? नहीं, देखिए, राहुल गांधी का अगर व्यक्तिगत आप लेके चलेंगे तो उनके भावनाओं विचारों में और उनके भाषण में बदलाव तो है। मतलब 10 साल जब वो यात्रा किए, भारत को ज़मीनी स्तर पे समझे, कश्मीर से कन्याकुमारी तक किसानों से मिले, ट्रक वालों से मिले, मैकेनिकों से मिले, बाल कटाने वालों से मिले, तो वास्तव में उनका बौद्धिक क्षमता तो बढ़ा है पिछले कई वर्षों से। लेके जो अजीबोगरीब बयान आ रहे हैं अब उनके, थोड़ा स्थिरता है। और नो डाउट राहुल गांधी देश के भविष्य हैं, आने वाले देश के, मतलब अभी नहीं, 5 साल 10 साल बाद प्रधानमंत्री के एक चेहरे हैं खिलते हुए। तो बहुत सारे बदलाव हुआ है। अब जैसे अगर आप उत्तर प्रदेश में ले लीजिए तो ये बेबुनियादी बस राजनीति, धर्म, जाति, 370, कश्मीर, मतलब आप भाजपा किसी भी नेता को उठा के देखेंगे तो इन सब मुद्दों को छोड़ के कोई मुद्दा ही नहीं। अखिलेश जी मोदी जी को अभी देख करके एक मजाकिया अंदाज में कहते हैं कि क्यूटो की सीट हमको डैमेज लग रही है, क्यूटो की सीट पे लड़ाई है, जो कि बनारस को कहते हैं। जैसा कि मोदी जी का कहना था कि हम 5 सालों में बनारस को स्मार्ट सिटी, तो जापान के तर्ज पे उसको क्यूटो कह के संबोधन करते हैं। तो वास्तव में नो डाउट सपा सरकार में काम तो हुआ है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर को ले लीजिए, डेवलपमेंट को ले लीजिए, और राहुल गांधी को भी देखिए तो व्यक्तिगत में, पार्टी के स्तर पे, हर स्तर पे उनके अंदर सुधार है। जी, सुधार है उनके अंदर। तो आप आखिरी नोट के साथ क्या ख़त्म करें? इस बार लोकसभा चुनाव 2024 मुद्दों आधारित होना चाहिए कि ये जो धर्म आधारित है हो रहा है, या कहीं ना कहीं प्रोपेगेंडा राजनीति की ओर जा रहा है? देखिए, इस बार तो जनता बहुत साइलेंट है। आप भी देख रहे होंगे, आप टहलते हैं एकदम, मतलब 40% जनता बोल ही नहीं रही है कि हम कहाँ जा रहे हैं, और कंफ्यूज भी है थोड़ा जनता। अच्छा, राहुल गांधी जी को जो आप यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा निकाले, वही 10 साल 5 साल पहले निकाल दिए होते तो आज की डेट में कांग्रेस को आने से कोई नहीं रोक सकता था। लेकिन हाँ, अब आए हैं क्षेत्र में 5-10 साल बाद, हो सकता है इसका रिजल्ट उनको मिले। लेकिन इस बार तो लग रहा 50-50 वाला, क्या है कैसे है कुछ कहा नहीं जा सकता है इस बार।
तो लेकिन हाँ, अगर आप विकास की बात कर रहे हैं, धर्म के आधार पर जनता बेवकूफ़ नहीं है। अब वही है कि आज गांव के क्षेत्र में आप भावनाओं को कहीं दंगा करवा दें, ऐसा लड़वा दें, तो आदमी जाके कुछ नहीं पाएगा कि हाँ मेरा धर्म बड़ा है, मेरा धर्म, तो वोट दे देगा धर्म के आधार पे। लेकिन हम सब जैसे हैं, युवा लोग हैं, पढ़ने लिखने वाले, तो वो सब तो चाहते हैं कि नौकरी मिले, अच्छे से परीक्षाएं हो जाएं, हर प्रकार से, मतलब तो ये सब चीज़ें मायने रखती हैं। तो जी, मायने रखती हैं चीज़ें। आपने बहुत सारी बातें कही हमसे, और एक आखिरी बात से अगर आप ख़त्म करना चाहें। आखिरी बात से हम ये ख़त्म करना चाहेंगे, देखिए सरकार किसकी बनती है या किसकी नहीं बनती है। सरकार अगर बनती है, अगर फिर से बीजेपी आती है, तो मैं चाहता हूँ कि सरकार अगर कोई नया बिल लेके आए तो जो प्रॉपर प्रोसीजर होते हैं उसको फॉलो करें। जो बिल लोकसभा में आते हैं और राज्यसभा में उसमें वोट नहीं डाल सकते, फिर भी डिस्कशन के लिए इसलिए भेजा जाता है कि शायद वहाँ से कुछ नया मिले। तो आप जब बिल को इंट्रोड्यूस करेंगे तो वहाँ शायद कुछ नया मिले, इसलिए तो सरकार जब कोई बिल लेके आती है तो उस बिल को लाने से पहले अगर किसानों के लिए बिल ला रही है तो एटलीस्ट किसानों से बात तो कर लें। अगर स्टूडेंट के लिए बिल ला रही है तो एटलीस्ट ग्राउंड लेवल पर जाके स्टूडेंट के समझें तो ज़रूरत क्या है। तो ये जो कहते हैं ना कि किसान बिल लाए और किसान आंदोलन पे आ गए, अगर आप ये पहले से बात करके रखेंगे तो किसान आंदोलन पे क्यों लाएगा। अगर कोई आप जवान के लिए कोई पॉलिसी बना रहे हैं तो एटलीस्ट उनका पॉइंट ऑफ व्यू है क्या है वो देखिए। अगर वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू पहले लेंगे और फिर बिल को तैयार करेंगे तो वो जो बाद में जो दिक्कतें हो रही है वो नहीं होंगी। तो ये तरीका यही होता है कि आप किसी भी चीज़ को तैयार करने से पहले उसको प्रॉपर प्लानिंग करिए, और प्लानिंग में हिस्सा होना चाहिए ग्राउंड लेवल पे क्या है, प्लानिंग में वो हिस्सेदार होना चाहिए किसके लिए प्लान बन रहा है। ये नहीं कि मुझे कह दें कि मुझे परिवार के लिए प्लान बनाना है और मैं परिवार से कुछ पूछूं ही नहीं, तो मैं कैसे एक अच्छा प्लान बना सकता हूं। जब मैं जानूंगा उनके बेसिक नीड्स क्या हैं तब तो मैं बना सकता हूं। इसी तरह सरकार है, सरकार जिसके लिए बिल लेके आए उसको पहले समझे कि उसकी बेसिक नीड क्या है, उससे मिले, उनकी भावनाओं को समझे, और फिर ये बिल लेके आएंगे तो कोई भी सड़क पर नहीं आएगा। यही सारी चीज़ें हैं और यही एक गवर्नमेंट से आशा की जाती है कि हर की ऐसी चीज़ें लेके आएँ कि सब कोई खुश रहें। खुश रहेंगे तो ऑब्वियस सी बात है सरकार किसी की हो, आप स्वास्थ्य पे काम करिए, शिक्षा पे काम करिए। सरकार जो अभी कह रही है, बीजेपी भी बार बार ये बात कहती है कि हमारे देश में राम राज्य आ रहा है। बहुत सारे बड़े बड़े नेता कहते हैं और सरकार भी कहती है कि राम राज्य आ रहा है। आप क्या समझते हैं राम राज्य से, कि राम राज्य होता क्या है या ये आ भी रहा है, कि ये किस तरीके की शुरुआत है? सर देखिए, राम राज का कॉन्सेप्ट की हम बात करें अगर, तो रामराज ऐसा शासन होना चाहिए, शासन व्यवस्था होगी जहां हर नागरिक, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, सबको जो जीवन की बेसिक आवश्यकताएं हैं वो मिलेंगी। लेकिन अगर हम राम के आदर्श को आज लागू करें तो वो चीज़ें हम नहीं देखते हैं, क्योंकि हमारे देश में लगातार आर्थिक असमानता बढ़ती जा रही है। कोविड के दौर में हमने देखा इंडिया एक ऐसा देश बन के उभरा है जहाँ सबसे ज़्यादा आर्थिक असमानता आई है। तो अगर आर्थिक असमानता है, कुछ लोगों के पास संसाधनों का एकत्रीकरण बहुत अधिक मात्रा में है लेकिन कुछ लोगों के पास बहुत कम है, तो ये रामराज को सेटिस्फाइड नहीं करती डेफिनेशन। कहीं ना कहीं पीछे छूट रहे हैं। सिर्फ हम बातें कर रहे हैं, दलील दे रहे हैं, क्या हम धरातल पे वो चीज़ उतार पा रहे हैं ये अभी स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है। क्योंकि कुछ डाटाज हैं, आंकड़े हैं, असमानता रिपोर्ट अगर हम इंडिया का देखें तो वहाँ पर ये चीज़ क्लियर होती है। तो अभी रामराज के लिए हमें बहुत से प्रयास करने पड़ेंगे जो हम अभी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे देश में अभी 25% ऐसे लोग हैं, यूएनओ गरीबी की रिपोर्ट देखें या नीति आयोग की इंडेक्स में हम देखें ये चीज़, तो लगता है कि उनके पास बेसिक नीड पूरी नहीं हो रही। हाँ, गरीबी कम हो रही है लगातार, 75 साल हो गए आज़ादी को, गरीबी का स्तर कम हुआ है, लेकिन अभी भी हम बहुत से लोग ऐसे हैं जो सिर्फ राशन, हम क्यों राशन दे रहे हैं लगातार लोगों को, इसीलिए दे रहे हैं ना क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं राशन। अगर वो अफोर्ड करते तो आज ज़रूरत नहीं होती ना देने की। अभी और बहुत से संसाधन हैं, जैसे हम किसी को नहीं दे रहे हैं वो चीज़ें, अभी ऑक्सीजन नहीं दे रहे हैं ना, क्योंकि इन्वायरमेंट में भविष्य में अगर हमें ऐसी प्रॉब्लम आए, इन्वायरमेंट हमने इतना ख़त्म कर दिया तो हो सकता है हमें ऑक्सीजन भी देना पड़े लोगों को, जैसे अनाज दे रहे हैं। तो बेसिक चीज़ें अनाज देने का ये भी मतलब है कहीं ना कहीं। पर वो क्वालिटी फूड के लिए भी FSSAI बार बार बोल चुका है कि क्वालिटी फूड जो उस पर मतलब कई ऑब्जेक्शन लगा चुका है, बैन लगा चुका है। सर क्वालिटी फूड की बात करें हम तो NFSS नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे आता है एक, उसमें अगर हम स्टंटिंग देखें, बौनापन जो होता है बच्चों में, मेल न्यूट्रिशन देखें लेवल तो बहुत ज़्यादा डाउन है। एनीमिया का लेवल अगर हम देखें महिलाओं में तो उसकी रिपोर्ट में लगभग 37% जो महिला लड़कियां हैं उनमें खून की कमी पाई जाती है इस तरह से। तो अगर हम फूड क्वालिटी की बात करें इस वजह से तो कहीं ना कहीं वो सेटिस्फाइड नहीं कर रहे हैं चीज़ों को, कमज़ोरी है उस क्षेत्र में। फिर तो हेल्थ फूड की अगर बात करें तो इंडिया अभी क्या होना चाहिए, राशन के साथ में सरकार को और भी चीज़ें ऐड करना पड़ेगा ना, उसमें सिर्फ
आटा चावल से काम नहीं चलेगा। लोगों की बेसिक नीड होती जा रही हैं, उनके पास और सुविधाएं भी मिलना चाहिए उनको। फोर्टिफाइड फूड का जैसे उदाहरण आया था, सरकार प्रयास की है, सभी सरकारों ने बहुत कुछ किया है, लेकिन बहुत बड़ा कारण है कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार। कोई भी सरकार अपने स्तर से नहीं रोक पाई है, क्योंकि लोगों को कहा जाता है राशन उनको इतना मिलना चाहिए, नहीं मिलता। आंगनबाड़ी में सरकार बहुत पैसा खर्च करती है अगर आप देखें, लेकिन नीचे लेवल पे बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार की बातें सारी पार्टियां करती हैं, लेकिन उनको धरातल स्तर पे ख़त्म कर पाना अभी संभव नहीं हो पाया है। तो जो पहले बीजेपी मतलब इस पर बार बार सवाल भी करती थी कि पहले के ज़माने में जब राजीव गांधी ने भी ये कहा भी था कि हम बेचते 1 रुपये हैं, मिलता 10 पैसे है, तो इस बात को ज़्यादा प्रचारित किया जाता है। और अब ये कहा भी जाता है कि आप गुड गवर्नेंस है, आप किसी तरीके का भ्रष्टाचार नहीं है। आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार है। सर देखिए, राजीव गांधी ने जो सच्चाई थी वो एक्सेप्ट कर ली थी। आज दुर्भाग्य इस बात का है कि हम भ्रष्टाचार भी है और ये एक्सेप्ट भी नहीं करते कि भ्रष्टाचार है। वो कम से कम ये बात मान तो चुके थे, क्योंकि हमें समस्या कोई हल करना है, अगर ख़त्म करना है तो हमें ये मानना पड़ेगा क्या पहले कि वो प्रॉब्लम्स हैं। आज की गवर्नमेंट जो अभी सरकारें हैं वो नहीं मानती कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स है। जब हम मानेंगे नहीं तो उसको कैसे ख़त्म करेंगे? तो इस वजह से चीज़ें नहीं पहुंच पा रही हैं अभी भी। आप आयुष्मान भारत का देख लीजिए, उससे लोगों को आप जाएंगे, कार्ड सबके बने हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, कुछ उनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं हॉस्पिटल वाले, उनको उस गुणवत्ता का इलाज नहीं मिलता। वो तो छोड़िए, आप सरकारी हॉस्पिटल चले जाइए, आपको प्रॉपर दवा नहीं मिलेंगी वहाँ पर। डॉक्टर देख लेगा आपको, सारी प्रिस्क्राइब करेगा, आप बाहर से दवा लेके आएंगे। ये मेजर इशूज़ हैं। हेल्थ एक SDG में भी आता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी है, लेकिन हमें नहीं मिल पा रहा है वो भी। इसमें कहीं ना कहीं पॉलिटिकल नेग्लिजेंसी है। हाँ बिल्कुल, सरकार की इच्छा शक्ति का अभाव है कहीं ना कहीं। सरकार चाह ले तो कोई नहीं हो सकता। इस सरकार की इच्छा शक्ति आप देखेंगे, जब से ये सरकार आई है 28 की है, 10 साल में एक भारत में आतंकवादी हमला नहीं हुआ अगर कश्मीर को छोड़ दें तो। इसका पॉजिटिव पक्ष रहा है ये चीज़ें। लेकिन वहीं हेल्थ सेक्टर की हम बात करें तो हेल्थ सेक्टर उतना भी इंडिया का कमज़ोर है, बहुत ज़्यादा। लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारे यहाँ बहुत कम है अभी, और देशों की अगर तुलना में हम देखें तो इस तरह से। चलिए, यहाँ पे कुछ और छात्र हैं। आपका क्या नाम है? प्रवीण सिंह नाम है मेरा। क्या सोचते हैं आप, ये जो राम राज्य की बात होती है, हमारे देश में राम राज्य आ रहा है, तो इस पर आप क्या सोचते हैं? क्या राम राज्य आ गया है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारी राम राज्य की परिकल्पना में एक ऐसा राज्य है जहाँ एक हिंदू अच्छा हिंदू हो, जहाँ एक मुसलमान अच्छा मुसलमान हो, एक ईसाई अच्छा ईसाई हो, एक सिख अच्छा सिख हो। लेकिन कुछ विशेष पार्टियाँ हैं जिनके राम राज्य शुरू होता है मुसलमानों को गाली देने से। तो हम लोग ऐसे राम राज्य का वो नहीं है। और जहाँ की बात भाई साहब ने की राशन की, तो अगर 77 साल बाद, देश की आज़ादी के 77 साल बाद भी अगर हम देश को इतना सक्षम नहीं बना पा रहे हैं कि ये 5 किलो राशन पर डिपेंड है, तो देश का सौभाग्य नहीं, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। लेकिन कुछ लोग इसको एक अचीवमेंट के रूप में ले रहे हैं, जो कि कहीं दूर दूर से इसका वो नहीं। पर उन्होंने ये बात कही कि हमारे जो फूड है उनमें क्वालिटी होनी चाहिए, क्वालिटी फूड होनी चाहिए, और जो न्यूट्रिशनल फूड है उसको भी उसमें ऐड करना चाहिए। नहीं, जाहिर सी बात है कि अगर स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखा जाए तो अच्छा पोषण ज़रूरी है। हाँ, रहना भी चाहिए। कहाँ से आते हैं आप? मैं गोंडा जनपद से आता हूँ। तो गोंडा में क्या है स्थिति इस बार के चुनावों में? वहाँ बृजभूषण शरण सिंह हैं और उनके बेटे को इस बार टिकट दे दिया गया है। बार बार विपक्ष ये आरोप भी लगा रही है कि इस तरीके से बेटियों के साथ न्याय हुआ है। आप क्या सोचते हैं, वाकई में न्याय हुआ है कि अन्याय ही है? देखिए, वो तो कोर्ट के विचाराधीन है। हम लोग कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। न्यायालय में जो है हमारी आस्था है, जो कोर्ट जो फैसला करेगी उसका तहे दिल से स्वागत है। लेकिन गोंडा में इस समय देखा जाए तो दोनों लोकसभा सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। और कैसरगंज से तो हमको लग रहा है इस बार लखनऊ और बनारस को छोड़कर तीसरा कैसरगंज सीट ऐसी रहेगी जो एक इतिहास रचेगी इस बार। तो लखीमपुर खीरी भी आसपास आता है? नहीं, लखीमपुर खीरी हम लोग का दूर है, वहाँ दूर। आप कुछ कहेंगे राम राज्य के विषय में, या हमारे देश में जो राम राज्य की बात होती है, राम मंदिर भी अब बन गया है, तो क्या हमारे देश में राम राज्य राम मंदिर बनने से आ रहा है या और कोई बात है? राम राज्य का संबंध राम मंदिर से बिल्कुल नहीं है, क्योंकि राम राज्य का कॉन्सेप्ट इक्वलिटी से है, समानता से। क्योंकि राम राज्य की जब कल्पना की जाती थी उस समय जानते हैं, उसमें राम की बात होती थी कि प्रजा को समान रूप से देखा जाए। और आज तो ऐसा बहुत रेयर होता है, कहीं भी ले लीजिए आप, पूरे विश्व में कहीं नहीं है व्यवस्था है। आज उत्तर प्रदेश में भी लगभग यही स्थिति है। सामाजिक स्तर पर आप देखेंगे तो प्रयास किया जा रहा है, महिलाओं का आरक्षण दिया जा रहा है, मतलब इक्वलिटी लाई जा रही है। आर्थिक स्तर पर असमानता तो बढ़ी है, गरीबी अमीरी में लगभग 1% लोगों के पास लगभग 10 से 40% संपत्ति है, तो आर्थिक असमानता भी बढ़ी है। तो इसको भी काउंटर किया जा रहा है और भ्रष्टाचार में भी कमी लाई जा रही, प्रयास किया जा रहा है। भ्रष्टाचार के लिए जैसे आपका जैम DBT आया, मतलब डायरेक्ट बेनिफिट आया, जैम योजना के तहत लोग डायरेक्ट मतलब
फ़ायदा मिल रहा है। तो इसका मतलब काफ़ी प्रयास किया है राम राज्य के लिए, मगर राम राज्य वास्तविक रूप से राम राज्य नहीं है। मतलब राम मंदिर का राम राज्य से कोई संबंध नहीं है। राम मंदिर एक आस्था का सब्जेक्ट है, इसका राम राज्य का शासन से बिल्कुल संबंध ही नहीं है और न इसको कभी जोड़ा जाना चाहिए। क्योंकि अगर एक मंदिर बनने से अगर एक धर्म के लोग खुश होते हैं, दूसरे धर्म के लोग को बुरा लग रहा है, तो वो राम राज्य नहीं है। राम राज्य का मतलब सिर्फ शासन व्यवस्था होना चाहिए कि सब खुश हैं, सबको लाभ मिल रहा है, ये एक चीज़ है। ठीक है ना। अगर असमानता रहेगी, गरीबी रहेगी, तो राम राज्य कभी नहीं आ सकता। चलिए, आप भी कुछ बोलना चाह रही हैं। आप ये बच्चों को खाना खिलाती हैं, यहाँ पे चाय वाय पिलाती हैं, आपकी छोटी कैंटीन है। क्या सोचती हैं आप इस बार लोकसभा चुनाव 2024 में महंगाई वगैरह, जो महंगाई आप लोगों के बीच में, उसका कुछ मुद्दा है कि और इस बार के चुनाव किस तरफ जा रहे हैं? महंगाई बहुत बड़ी मुद्दा है और हम जैसे गरीब इंसान मेहनत करते हैं, बच्चे यहाँ इतनी मेहनत से पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं और हम भी इनको खिलाते पिलाते हैं। अपनी उसी जो कमाते हैं आर्थिक स्थिति में, उसी में से पूरा करना है ये बच्चों को। और उसके बाद ये बच्चे 10 साल से यहीं पर पढ़ रहे हैं, नौकरी का कोई पता नहीं। हमने अभी जो आरओ का पेपर ख़त्म हुआ है वो भी लीक हो गया। इतनी मेहनत करते थे, दोनों टाइम मैं खाना बना खिलाती कि जाइए पेपर हो, आप लोग का सिलेक्शन हो, लेकिन ऐसा निराशा हुई है। मैंने इतना दुख हुआ मुझे भी, जबकि उनको कितना होगा जो इतनी मेहनत रातों दिन करते थे। मैं भी दोनों टाइम रुकी रहती थी खिलाने के लिए कि इनको सिलेक्शन हो जाएगा, अच्छे कहीं निकल। लेकिन ये बहुत दुर्भाग्य है इस देश का कि बच्चे कर नहीं पा रहे हैं कुछ। हम नहीं पढ़े लिखे, हम तो सोचते हैं अगला इंसान तो निकल जाए। हम तो मेहनत से चली, जो ज़िंदगी 30-40 साल कट गई और कट जाएगी, लेकिन आगे बच्चों का क्या भविष्य है? ऐसी सरकार हम क्यों चाहेंगे? आए सरकार ऐसी जो देश का उद्धार करे, बच्चों का उद्धार करे, ये हमारा है। तो आप कितने साल से कैंटीन चला रही हैं? साल तो हम तो हमेशा खाना बनाने का ही काम करते हैं स्टूडेंटों के यहाँ। अभी कैंटीन हमको 7-8 महीने से मिल गई है। तो ये बहुत सारे बच्चों को आपने यूपीएससी और पीसीएस निकालते हुए देखा भी होगा। अभी क्या ऐसी स्थिति बन गई कि ये बार बार पेपर लीक का जो मुद्दा आता है, पेपर लीक की बात होती है? जी, अब यही पहले भी तो होते रहे होंगे। पहले भी होते रहे होंगे, लेकिन अब जब से यहाँ आ गए मुझे अब पता चलने लगा कि वाकई में कुछ तो गलत हो ही रहा है। बच्चों के घर मनफोटगंज में है, किराए पर रहते। मैं 20 साल से यहीं हूँ, लेकिन मैंने फॉर्म भरे, मैंने चप्पल घिस दी, मैंने चलते चलते, लेकिन मुझे घर नहीं मिला। घर नहीं मिला, आज तक नहीं मिला। कहीं 4000 किराया, कहीं 5000 किराया, फिर छोड़ती हूँ, फिर कहीं 1000 झोपड़ी में रहने लगती हूँ, कहीं कुछ। ऐसे करके कहाँ से चलाऊँ घर, मैं कैसे चलाऊँ? तो फिर ये करने लगे आके यहाँ पर। मूल निवासी कहाँ से? मूल निवासी हमारे पिताजी थे, ऑल इंडिया रेडियो सर्विस करते थे, लेकिन उनका माइंड ख़राब हो गया था, पागल हो गए, सब चला गया, नौकरी चली गई, घर चला गया, सब कुछ चला गया। तो मम्मी ऐसे ही लेके रहती रही, बचपना कट गया। तो ये जो आवास योजना की बात होती है कि गरीबों को आवास मिलता है, उसमें आपने अप्लाई किया? मैंने भरा था, फिर कहते हैं 7-8 हज़ार रुपये दीजिए। मैं कहाँ से देती उस टाइम? मेरे हस्बैंड की भी तबीयत बहुत ख़राब रहती है। 7-8 हज़ार किस लिए? वो घर लेने के लिए। अच्छा, घूस? हाँ। तो आप तो घूस है ही नहीं है। 1-2-4 भाई लोग भी कह रहे थे गुड गवर्नेंस है। कुछ नहीं मिला, आज तक नहीं मिला है। मेरे नेट पे नाम है, मुझे घर मिलने का वो था, आया था, लेकिन मिला ही नहीं। फिर मिला नहीं? नहीं, घर नहीं मिला। राशन भी उसमें मुझे अभी मिला है 8 किलो दो मिल जाता है, चावल मिल जाता है, 8 किलो गेहूँ मिलता है, बस इतना ही मिलता है और कुछ नहीं मिलता। और 4 बच्चों, 4 जन का नाम है राशन कार्ड पर। क्वालिटी कैसी, मतलब जी जैसे आप यहाँ खाना बनाती होंगी, बच्चों को खिलाती होंगी, तो आप क्वालिटी फूड तो समझती ही होंगी। तो जो आप लोगों को राशन मिलता है वो अन्य वो नहीं आता है, वो यहाँ नहीं लाते हैं, वो बाजार से आता है, हमारे मार्केट से आता है। तो मार्केट वाला ज़्यादा सही रहता है कि वो जो मिलता है? वो वाला नहीं सही है। सही नहीं वो है? चावल खाने लायक नहीं है, ऐसा गीला, ऐसे लेई जैसा बनता है। तो जो सरकार प्रचारित करती है कि हम जो है 100 करोड़ लोगों को जो है अनाज दे रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं, तो ये अच्छा कैसा अनाज? चावल नहीं देते, चावल वाला अच्छा नहीं देते। गेहूँ फिर भी ठीक है, उसको धो लिया, बना लिया, मेहनत के लिए तो अच्छा हो गया। ये चावल और कुछ अच्छा नहीं रहता, अनाज भी तो कम मिलता है। अनाज भी कम है। जौनपुर से हैं आप जी? तो क्या सोचते हैं आप इस बार लोकसभा चुनाव 2024 के विषय में, और जो ये मुद्दे चल रहे हैं, बेरोजगारी के मुद्दे चल रहे हैं, और एक तरफ और बहुत सारे मुद्दे हैं, देश के विकास के मुद्दे चल रहे हैं, आप क्या सोचते हैं? देखिए, मुद्दा है तो बात तो उठ ही रही है। जहाँ तक कि आपकी यात्रा का सवाल है, आप राम राज्य यात्रा लेकर आएँ, तो राम राज्य की जो परिकल्पना है वो वादों में और भाषण में, मंचों पे तो अच्छी लगती है, लेकिन अगर ज़मीन पे उतर के देखें तो कहीं ना कहीं हवा हो जाती है राम राज्य की परिकल्पना।
हमें ऐसे राम राज्य की ज़रूरत नहीं है जहाँ पे अभी आपने देखा यहाँ पे आंटी जी थे, तो राम राज्य की परिकल्पना सिर्फ यहीं तक सीमित रह गई है। जैसे उन्होंने बताया कि आवास के लिए उनको घूस देना पड़ा, तो इस पे यही रह मिला भी नहीं। तो इस पे वही है कि गमे अफलास का बादल थमा हो तो कहो, किसी का दर्द कम हुआ हो तो कहो, झोपड़ियाँ तो कतराए शबनम को तरस जाती हैं और जो घटा उठती है महलों पे बरस जाती है। तो मतलब ये कह रहे हैं आप कि ये सब बातें हैं जो चुनावों में उपयोग की जाती हैं? नहीं, बातें हैं, बात यह संसाधन लोगों तक पहुंच नहीं रहा। आप कह रहे हैं कि बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, आप राम के नाम पे लगातार कितना दिन वोट मांगेंगे? अगर बेरोजगारी पे आप आइए, आप अधिकार मणिपुर की हिंसा, आप रसिया का युद्ध रोक दे रहे हैं, मणिपुर की हिंसा नहीं रोक पा रहे हैं आप। और वैसे तमाम मुद्दे हैं, एकदम स्पष्ट रूप से मुद्दे, उस पर कभी बात ही नहीं होती। आप उस पर बात करिए। आप राम मंदिर राम मंदिर राम मंदिर, भारत माता की जय, तो कहाँ तक, कब तक उस पर आप टिके रहेंगे? यहाँ शिक्षा का ये हाल है कि कितने विश्वविद्यालयों में अवैध नियुक्तियाँ की गई कुलपतियों की, उस पर आप मौन है एकदम। शिक्षा का स्तर पूरी तरह गिरा दिया है आपने, तो कहाँ तक चलेगा ये? हिंसा की बात होती है और जगह जगह बेरोजगारी, शिक्षा, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, हर जगह आप नाकाम हैं। कहीं पे आप सफल होते नहीं दिख रहे हैं। तो मुख्य बात यही है कि जो राम राज्य की बात कर रहे हैं वो विचारों से तो अच्छी लगती है लोगों को। कानून आप मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा तो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ज़मीन पे वो सत्य होते नहीं प्रतीत हो रहे हैं। आज के समय में यही सच्चाई है। और जहाँ तक इस चुनाव का मुद्दा है, हम युवाओं के लिए सबसे पहली चीज़ है नौकरी। आपने बेरोजगारी का स्तर इतना ज़्यादा बढ़ा दिया गया है कि आज अभी डाटा आई थी 80% छात्र जो बेरोजगार हैं वो शिक्षित हैं, एजुकेटेड हैं वो। तो बताइए आपने शिक्षा का क्या स्तर छोड़ा है? पढ़ लिख के आदमी बेरोजगार नहीं बनाएगा तो निश्चित तौर पे वो आपराधिक गतिविधियां करेगा, जाहिर सी बात है ये। तो कहीं ना कहीं हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि युवाओं पे इस पे बेरोजगारी सबसे बड़ी चीज़ है। और दूसरी चीज़, आपने शिक्षा का ऐसा स्ट्रक्चर को इस तरह परिवर्तित किया है कि आप कि एक छात्र को जो है मैकेनिक बनाने पे तुले हुए हैं, प्राइवेट एकदम पूरा प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले जा रहे हैं, प्राइवेट हर चीज़ें कर रहे हैं। आप रिंच पौना देकर एक इस छात्र को जो है उसको नौकरी देने के बजाय उसको आप मजदूर बना रहे हैं, पंचर बनाने पे विवश कर रहे हैं। तो यही है, बाकी और भी लोग हैं हमारे यहाँ पे, आप राय लीजिए। नहीं तो वो तो राय हमने ले ली। तो एक बात और पूछना था आपसे, जो आप कह रहे हैं स्किल डेवलपमेंट पे काम कर रही है सरकार, ऐसा कह रही है कि आप हुनर पे काम करिए, रोजगार देने वाला बनिए। स्किल डेवलपमेंट तो आप काम करिए ना। स्किल डेवलपमेंट इन्होंने कब से चलाया हुआ है? मेरे ख्याल से 5 साल तो हो गए चलाए इनको। कितने स्किल डेवलपमेंट वाले को रोजगार मिला? यहाँ पे 50 लोग खड़े, पूछिए 4 लोग इसमें स्किल डेवलपमेंट का कोर्स करके बैठे होंगे। क्या कर रहे हैं स्किल डेवलपमेंट का? अरे स्किल डेवलपमेंट कोर्स तो आप करा दिए, कोर्स का भी आपने फीस लिया, फ्री में थोड़ी कराया है। भले कहते हैं कि जितने प्राइवेट वाले करा है सब पैसा लेते हैं, तो कहाँ ये स्किल डेवलपमेंट फ्री में हुआ? प्लेसमेंट वही तो, आप शिक्षा पढ़ा रहे हैं, फीस ले रहे हैं। इतने बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, लेकिन इसके प्लेसमेंट का क्या स्तर है आप देख सकते हैं। रिसर्च के नाम पे यहाँ कितनी रिसर्च के यहाँ पे स्कीम्स आते हैं, आप देख लीजिए। बिल्कुल पूरी तरह से यहाँ लगातार बच्चे, आप साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के भी 2 हमारे सीनियर थे, लगातार यहाँ उनको रहना अच्छा नहीं लग रहा है, वो IIT ढूंढ रहे हैं क्योंकि यहाँ स्कीम ही नहीं है कोई रिसर्च की। तो ये शिक्षा में काम हो नहीं रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है। पर फिर भी आप लोग यहाँ लगे हुए हैं, तो क्या एक उम्मीद जगती है आपको जब विपक्ष ये कहता है कि 30 लाख सरकारी नौकरियाँ हैं, उसको हमें आते ही भर देंगे और ठकाठक जो है आप लोगों को पैसे आपके अकाउंट में डालेंगे? तो ये वाला चीज़ आपको ऐसा तो नहीं लगता कि पिछली बार जब मोदी सरकार आई थी 15 लाख देने की बात की थी, वो भी मुकर गई और उन्होंने जुमला कह दिया? तो आपको ये चीज़ अभी कहीं प्रभावित कर रही है? ये सरकारों को ये चीज़ समझना चाहिए कि आज के युवा फ्री में चीज़ें नहीं चाहते। उनके अंदर इतनी क्षमता है, इतनी काबिलियत है, इतने वो सशक्त हैं कि वो अपना भविष्य खुद बना सकते हैं, ऐसे पैसे वो स्वयं कमा सकते हैं। आप बस उन्हें मौका दीजिए, बेरोजगारी को हटाइए। ये 8,500 आपसे कोई भीख नहीं मांग रहा है या 15 लाख कोई भीख नहीं मांग रहा है। यहाँ का युवा इतना सशक्त है कि वो अपने लिए अपनी राह स्वयं बना सकता है, उसके अंदर इतनी कुव्वत, इतनी क्षमता है। ये जो नौकरी की बात होती है, अभी बीजेपी ने भी अपने मैनिफेस्टो में शामिल की है ये बात कि वो जो रिक्त पद हैं वो भरे जाएंगे। अरे रिक्त पद तो आपको भर के बताना चाहिए था, हाँ हमने रिक्त पद भरा है। आप ये मत बताइए कि भरे जाएंगे, आप ये बताइए ना कि कितना आपने भरा है, इस पे बात होनी चाहिए। चलिए एक आखिरी बात, एक आखिरी चीज़ सबसे पूछ लेते हैं, आपको किसकी गारंटी पे भरोसा है? गारंटियाँ तो बहुत चल रही हैं, रोज़ नई गारंटी भी एड ऑन हो रही हैं, आपको किसकी गारंटी पे ज़्यादा भरोसा है? देखिए
गारंटी पे तो किसी के नहीं भरोसा है, जो क्लियरिटी है कोई भरोसे के काबिल नहीं है। हाँ, लेकिन 10 साल हमने अगर इनको देखा तो हम दूसरे को देखने में क्या जा रहा है हमारा, देखते हैं उनको भी। आप क्या सोचते हैं? और मैं भी सोचता यही हूँ कि 10 साल में जो ये मेड इन इंडिया सब लेके आए थे, कोई इनका इस चुनावी भाषण में सुनने को नहीं मिल रहा है। तो यही लगता है कि एक बार राहुल जी के गारंटी का भी देख लेते हैं कितना सफल होता है गारंटी। आप क्या सोचते हैं? राहुल गांधी में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिला है और मुझे लगता है कि एक बार मौका दे के इन्हें इनके इनके हाथों में एक बार सत्ता सौंपनी चाहिए, ताकि हो सकता है शायद विकास का धारा कुछ बदले। हाँ, बदले। आप क्या सोचते हैं? ये जो गारंटियों पे चुनाव हो रहे हैं, इस बार की गारंटियों पे सारे चुनाव हो रहे हैं। देख, गारंटियों पे चुनाव हो रहे हैं, पर गारंटी कोई भरोसा नहीं होता है, और न भाजपा न जो इंडिया गवर्नमेंट है किसी के गारंटी पर कोई भरोसा नहीं है। अर्थव्यवस्था मांग पे चलती है, जहाँ जिसकी मांग भी वही चलेगी। हमारे पब्लिक ज़्यादा है, हमारे फूड सेक्टर में बहुत जनरेट होते हैं मांग, तो ज़्यादा रोज़गार फूड सेक्टर में पैदा हो रहे हैं। जो लोग ये कह रहे हैं कि रोज़गार नहीं हो, रोज़गार हो रहे में रोज़गार क्षेत्र अलग है ना। आप स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो आप स्किल किस क्षेत्र में करें, ये इंपॉर्टेंट है। अगर रिंच पकड़ना स्किल नहीं तो स्किल है क्या? आपको पता वेस्टर्न कंट्री में क्या होता है? वेस्टर्न कंट्री में ये होता है, वहाँ पे आप दुकान खोल, उसका भी एक प्रमाण पत्र चाहिए आपको, वो भी स्किल डेवलपमेंट आता है। अगर आप ये सोचते हैं कि स्किल डेवलपमेंट सिर्फ आइए मतलब बनना है, इंजीनियर बन जाना, तो वही गलत चीज़ है। छोटे स्तर से स्किल डेवलपमेंट जब होता है तो आगे चल के एक बड़ा फर्म बनता है, और अगर आप उसको रोज़गार नहीं मानते तो बहुत बड़ी गलती है। तो आपको दोनों की गारंटी पे भरोसा नहीं? किसी गारंटी पर भरोसा हो ही नहीं सकता, तो अगर भरोसा कोई मतलब ही नहीं है। रोज़गार सब अर्थव्यवस्था की मांग है, समय के हिसाब चलेगा, और ये कह दो कोई 30 लाख वैकेंसी, कोई मतलब ही नहीं उसका कोई मतलब नहीं। आप क्या सोचते हैं? जो गारंटियाँ चल रही हैं और चुनाव पूरा गारंटियों पे ही अब इस समय फोकस्ड है, आप क्या सोचते हैं किसकी गारंटी पे भरोसा है आपको? कांग्रेस के गारंटी पे भरोसा है। कांग्रेस क्यों है आपको? क्योंकि अब देख लीजिए, मतलब कि हमारे राज्य में जहाँ पर भी अभी कांग्रेस पार्टी है, वो थोड़ा सा मतलब कि स्टूडेंट के बारे में थोड़ा ज़्यादा सोच रही है। जिसे देख लीजिए, बिहार में तेजस्वी यादव आए थे, उन्होंने कितना जॉब दिया। उनके हटते ही 3.0 टीचर की जो वैकेंसी थी, उन्होंने बीजेपी वालों ने क्वेश्चन रद्द करा के उसको कैंसिल करा दिया, अभी तो उसकी डेट नहीं निकाली। और यहाँ यूपी में देख लीजिए, जो पुलिस की वैकेंसी हुई थी उसको रद्द कराया। योगी जी ने ट्वीट भी किया कि हाँ हम कराएंगे। कब कराएंगे भाई? नोटिस होती तो दीजिए कि कब कराइएगा, खाली कह दीजिए कराएंगे, तो ये तो थोड़े ना है। थोड़ा सा राहुल गांधी हैं, थोड़ा सोचते हैं, तो आपको ज़्यादा भरोसा है इनकी गारंटी? राहुल गांधी। आपको किसकी गारंटी पे ज़्यादा भरोसा है, जबकि ये चुनाव अब 13 दिन और बचे हैं और ये पूरी तरह से चुनाव गारंटियों पर ही आधारित हो चुका है? आपको किसकी गारंटी पे भरोसा है? गारंटी पे तो किसी का भरोसा नहीं है। अब फिलहाल इस बार जो चुनाव लड़ा जा रहा है, केवल मोदी जी के चेहरे पे लड़ा जा रहा है। आप कहीं भी ऐड देखेंगे तो केवल गारंटी। इनके पास कोई लीगल मुद्दा नहीं है जो उन्होंने 10 साल में काम किया उसके आधार पे वोट मांगे, और सब फेक बातें हैं, किसी पे भरोसे का लायक नहीं है। लेकिन जनता परिवर्तन चाहती है, निश्चित रूप से परिवर्तन होना चाहिए। अभी जगह जगह में न्यूज़ में समझ में आ रहा है, कोई 8 बार वोट डाल दे रहा है, कोई ईवीएम हैक का, मतलब क्या कहते हैं कि ज़बरदस्ती वोटिंग कराई जा रही, बूथ कैप्चरिंग का, कई मामले तो ऐसे आते ही रहते हैं। लेकिन जिस तरह से पूरे आप देखेंगे ना, ये सब बातें मीडिया में भी उठती हैं, जितने भी नेशनल लेवल टेलीविज़न है, कोई बात इस पर करना ही नहीं चाहता है। तो कानून व्यवस्था भी, और जो हमारे लोकतंत्र का चौथा पिलर माना जाता है मीडिया, वो मतलब एकदम चाटुकारिता के एकदम निचले स्तर पे आ गई है। तो इस देश का भविष्य क्या ही हो सकता है, जहाँ पे मीडिया जो कि सबसे लोग को विश्वास करते हैं उस पर कि हाँ कम से कम ये हमारे हकीकत को दिखाना चाहेगी, जब वो ये बिक चुकी हो। और रही बात जो ये कहते हैं कि हम बेटियों को बचाएंगे और पढ़ाएंगे, तो इनके पार्टी के नेता जो प्रज्वल रवन्ना जी हैं, 2900 वीडियो, मतलब आप समझ नहीं सकते हैं कि कितना बड़ा रेपिस्ट आदमी है वो। उनको इन्होंने टिकट दिया और फिर उनके लिए स्वयं मोदी जी ने प्रचार किया, तो ये अपने आप में कितनी बड़ी निंदनीय बात है। और ऐसे ही और जो कहते हैं कि अमित शाह जी ने कह रहे थे कि अभी मैंने उनका न्यूज़ पढ़ा था कि हमको आप एक बार और चुनाव में लाइए, हम गाय काटने वालों को उल्टा लटका दें। इनकी पार्टी के द्वारा 250 करोड़ का चंदा लिया गया, बीफ काटने वाली कंपनी है। आप समझ लीजिए कितनी गाय काटी होंगी, तब जाके उसको 1000 करोड़ का फ़ायदा हुआ होगा और 250 करोड़ उसने चंदा दिया होगा। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो इस देश का आप क्या हो सकता है, आप खुद सोच सकते हैं। और रोज़गार की बात और बीजेपी, ये दोनों आपस में विरोधाभासी हैं। आप कहाँ से आते हैं? मैं इलाहाबाद से ही हूँ। इलाहाबाद से ही? जी। क्या नाम है? मेरा निखिल यादव नाम है। तो ये इलाहाबाद लोकल से हैं कि कहीं गांव से? मैं लोकल से ही हूँ। मैं यहाँ करीब 10 साल हो गया यहाँ पे रहते हुए। तैयारी करते हुए? जी बिल्कुल।
तो चलिए एक वही जो आखिरी सवाल था, हाँ कुंडा वालों से पूछ लेता हूँ। पहले आपसे पूछ लूँ कि ये जो गारंटियाँ चल रही हैं और चुनाव अब गारंटियों पर ही पूरी तरह से फोकस्ड है, क्या सोचते हैं आप, किसकी गारंटी पे भरोसा है? देखिए, पहली बात तो ये कि ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की सरकार या उनके गठबंधन की सरकार पहली बार यहाँ पे आ रही है। सिर्फ भाजपा से पहले भी वो लोग शासन में थे। देखिए, हम लोग विद्यार्थी जीवन है, यहाँ घर परिवार छोड़ के यहाँ रोज़गार की तलाश में आते हैं। लेकिन कोई भी सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस रही हो चाहे भाजपा रही हो, वो अपने वादे पर मुखर उतर नहीं पाई। उनके आंकड़े केवल किताबों में रह गए हैं। जैसा कि आदम गोडवी साहब ने कहा है कि तुम्हारी फाइलों में गाँव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, दावा किताबी है। विद्यार्थियों को केवल रोज़गार चाहिए और विद्यार्थी यहाँ भीख मांगने के उससे नहीं आता। आप वैकेंसियाँ निकालिए और बिना किसी भेदभाव के या बिना किसी पैसा लिए, बिना किसी उसके आप अपने वादे पे खड़े उतरिए, आपको जनता सपोर्ट करेगी। चलिए कुंडा वालों से बात कर लेते हैं। प्रतापगढ़ कुंडा जो बहुत फेमस रहा है, तो वहाँ की क्या चुनावी स्थिति है इस पर? वहाँ की चुनावी स्थिति तो राजा भैया अभी कुछ कुछ दिन पहले बोले थे कि देख अपनी समस्त जनता को बुलाने के बाद उनको बोला गया है कि आपकी जहाँ इच्छा हो, जितने भी मेरे कार्यकर्ता हैं, आप जहाँ इच्छा हो वहाँ वोट दे सकते हैं। चाहे बीजेपी को दे सकते हैं या फिर आप सपा को दे सकते हैं। सपा पे पुष्पेंद्र यादव जी हैं और बीजेपी से सोनकर जी हैं। और वहाँ जहाँ तक मुझे उम्मीद लग रहा है, अभी मैं कल ही वोट दे के आया हूँ, तो उम्मीद ये लग रहा है कि सपा की पार्टी जीतेगी, पुष्पेंद्र यादव। वहाँ बीजेपी नहीं जीतेगी? बीजेपी वहाँ बड़ा मुश्किल है कि बीजेपी निकले। पुष्पेंद्र यादव ही और पुष्पेंद्र सरोज ही जीतेंगे। और सबसे ज़्यादा मुद्दा तो इस देश को लेके, खास करके यूपी सरकार की मैं बात करूं तो बेरोज़गारी के लिए बहुत दिक्कत है। मैं 2018 में आया था और उसके बाद में बीटीसी किया, 19 में यूपी टेट की एग्ज़ाम दिया और तब वैकेंसी एकदम नज़दीक थी। योगी सरकार की सरकार बनने वाली थी और उस समय बोला गया था कि वैकेंसी हाल-ताल में तुरंत दिया जाएगा। यूपी टेट कैंसिल किया गया। यूपी टेट कैंसिल अगर ना होता तो लड़के धरना प्रदर्शन दे के वह वैकेंसी ले लेते। यूपी टेट कैंसिल किया गया, पेपर लीक हुआ, फिर वही नौटंकी घूम घुमा के वही हुई। फिर यूपी टेट का एग्ज़ाम हुआ तो वैकेंसी नहीं। अब हम लोग को ठहरा रहे हैं, 4-5 साल हो गए हम लोग ऐसे। अब बम्बई जाने की तैयारी कर रहे हैं। क्या किया जाए बताइए? ऐसी सिचुएशन क्या करेंगे बताइए? वैकेंसी आने वाली ही नहीं है, क्या किया जाए? अरे यार बता तो रहे हैं, टिकट कटवा रहे हैं, अगले महीने जाना है हमें, क्या करें बताइए? यूपी की वैकेंसी आनी है, बिहार देख रहे हैं, बिहार नहीं निकला है, क्या करें बताइए? यूपी टेट निकाल के सीटेट निकाल के बैठे हैं, 4-5 साल हो रहा है। अब आएगी वैकेंसी, लेकिन जब चुनाव आएगा नज़दीक तब आएगी वैकेंसी। अभी क्या कर रहे हैं? शिक्षा का अनुपात और विद्यार्थियों का अनुपात बराबर है। और जब सरकार बनने का समय आएगा, जब चुनाव आएगा तो डिफरेंट हो जाएगा दोनों अनुपात। ये नौटंकी देखने को मिल रहा है।